हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आपके सामने हैं लाइव। और आज बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो कैसे हो बच्चों, और कैसी चल रही जिंदगी? हाई टू एवरीवन। ये क्या हो गया? मेरा पूरा कैमरा हिला हुआ कैसे है भाई? तो सारे लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई? बताओ तो बढ़िया। हाँ भाई, सब बढ़िया। चलो भाई, तो अरे चमक थोड़ी कम की जाए। चलिए, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, आज शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का आज ये सेशन में आज अपन बाइनोमियल थ्योरम पूरा कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मस्त आसान सा चैप्टर है। सवाल इससे काफ़ी आसान आसान पूछे जाते हैं। एक साल ऐसा हुआ था कि इससे इतना बमबारी वाला सवाल पूछ दिया गया, इतने सवाल पूछे, बच्चा बम 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 हो गया। हालांकि वो एक ही साल हुआ था, हर साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी बेयर मिनिमम एक दो सवाल तो आते ही आते हैं हर पेपर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है इस एचपी गुरुकुल में। आप लोग इस एचपी गुरुकुल के प्रीमियम मेंबर हैं, इसीलिए आप ये सेशन देख पा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो 20 पेपर अगर एवरेज लें हर शिफ्ट में, जो मतलब हर साल जो 20 पेपर होता है सारे शिफ्ट मिला के, तो 20 पेपर के हिसाब से आपको दिखेगा यहाँ पर 1.15, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 1.3, मतलब मोर देन वन क्वेश्चन का एवरेज तो हर साल ही बैठा है। हाँ, बस इस साल 2 से 3 सवाल आए थे, पर ऐसे तो हर साल ऑलमोस्ट एक सवाल से ज्यादा ही आ रहा है हर पेपर में। तो आप मान सकते हैं कि गारंटीड है 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में इसके दिख जाएंगे। अब पूरा का पूरा बाइनोमियल एक ही चीज में सिमट गया है। मतलब एक ही चीज में ऐसे तो नहीं सिमटा है तो बहुत बड़ा, लेकिन एक ही दो जगह है जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट अगर कुछ है, सबसे ज्यादा फेवरेट, तो वो है जनरल सर का है दर्द दे रहा है, जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसमें जो आर एथ टर्म हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग लिखते हैं टी आर प्लस, अबे क्या हो गया भाई, मेरा सर अचानक बहुत तेज का है दर्द दे रहा है। सर थोड़ा टेढ़ा हो गया स्क्रीन, हाँ मेरे को लग तो रहा है। चलो यार, अब तुम लोग बोल रहे हो, मेरा भी सर दर्द दे रहा है थोड़ा, तो मैं भी इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर लेता हूँ। सही है। हाँ भाई, पता नहीं क्यों आज सर बहुत दर्द दे रहा है। राम राम वीर जी, की हाल चाल महाराज? चलो भाई आगे बढ़े। वीर जी आए, वीर जी बहुत खुश खुश दिख रहे हैं, मेरे को लग रहा है गर्लफ्रेंड बना के आए हैं। चलो कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि हम लोग nth टर्म की बात कर रहे थे, मतलब कोई भी जनरल टर्म। तो सबसे ज्यादा सवाल जहां से पूछे जाते हैं वो होता है rth टर्म। ठीक है, ओम जी ओझा बोल रहा है बहुत टफ है। बेटा ओम जी, आज के बाद तुमको ये चैप्टर हलवा लगेगा, एकदम हलवा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेशन का। तो शुरुआत करने के पहले आपको शेड्यूल बता दूं थोड़ा। शेड्यूल में आज 30 दिसंबर को सेशन है मेरा बाइनोमियल थ्योरम जो मैं ले रहा हूं। आज शाम को अब्दुल सर का सेशन होगा सेमीकंडक्टर का 5 बजे। 31 दिसंबर कल शिल्पी मैम का सेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। 1 जनवरी की छुट्टी है भैया, तो 1 जनवरी आप लोग नया साल मनाइएगा, खूब मजे करिएगा। और 2 जनवरी को वापस से मैं आ जाऊंगा आपके सामने क्वाड्राटिक इक्वेशन लेकर। 2 जनवरी को शाम को अब्दुल सर फिजिक्स लेंगे, फिर 3 जनवरी को वापस मैं दिख जाऊंगा स्ट्रेट लाइंस। खूब ज्यादा नहीं पढ़ा दे रहा हूँ तुम लोगों को, रोज ही दिख रहा हूँ। 3 जनवरी को दिखूंगा, फिर 4 जनवरी को शिल्पी मैम दिखेंगे केमिस्ट्री अमीन्स के साथ। फिर 4 जनवरी को वापस शाम को अब्दुल सर दिखेंगे एसएचएम एंड वेव्स। मेरे को लगता है मैं और अब्दुल सर 2 ही लोग दिख ही रहे हैं आप लोगों को। ठीक है सर, योर सेट्स रिलेशन फंक्शन वीडियो इज अपलोडेड बाय अनदर चैनल। अच्छा आयुष, मुझे नहीं पता है, अगर ऐसा हुआ है देखते हैं, बता दो कौन सा चैनल है। कुछ स्ट्राइक मारेंगे, वैसे स्ट्राइक का है मारे, बेचारा बच्चा लोग है, स्ट्राइक मारेंगे उसका चैनल डिलीट हो जाएगा। चलो खैर, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो नोटेशन सबसे पहले एन फैक्टोरियल क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, लेकिन ये सब बेसिक है, ये सब सिलेबस में बता रहा हूँ कि सिलेबस है, ये अपन पढ़ेंगे नहीं।
बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये है इसका पूरा सिलेबस। अब इस सिलेबस में पूछता क्या है भाई, तो पूछता यही तीन चीज है सबसे ज्यादा, 90%, आपको 90 क्या 95% बोल लो। क्या रहता है भाई, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो मैंने अभी आपको बताया, r प्लस 1th टर्म क्या होता है, NCR, और x पे पावर n माइनस r और y पे पावर r। फिर एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जहां पर रिमाइंडर प्रॉब्लम्स, ये सारे टाइप के जहां पर अप्लाई करके सवाल पूछे जाते हैं। फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जैसे सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, कुछ प्रॉपर्टीज लग गई, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो भाई, तो ये तीन चीजों पे आज अपन फोकस करेंगे और आज में ये चैप्टर निपट जाएगा, इसका पार्ट 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? सफल इंसान, बेटा तेरा तो नाम ही सफल इंसान है, फिर तू काहे टेंशन ले रहा है? जब तेरा नाम ही सफल इंसान है फिर तो सफलता तेरे तक आनी ही है, फिर तू लोड क्यों ले रहा है? ये सिलेबस में तू ये सब छोटे मोटे चक्करों में पढ़ी नहीं, ये सब आम बच्चे पढ़ते हैं छोटे चक्कर में, जैसे ओम जी ओझा हो गया, कौशल हो गया, आयुष हो गया, ये जिनके नाम में सफलता नहीं है वो लोग पढ़ेंगे। तेरे तो नाम में सफल इंसान है? आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 4 टाइप के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुए हैं इस चैप्टर में। पहला टाइप है जहां पे जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन पे डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है, और ये जनरल टर्म पे बहुत सारे सवाल पूछता है। दूसरा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड प्रॉपर्टीज, इससे भी बहुत सारे सवाल पूछता है। तीसरा हो गया इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म्स पे, इस पे थोड़ा कम पूछता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, हलवा हो जाता है। और चौथा रिमाइंडर टाइप प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विगत पिछले 2-3 सालों में सवाल थोड़े कम हो गए हैं। तो आपको बता दूं, ये JEE का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, लेकिन सिर्फ पिछले 2 से 3 साल में, 2 साल इनफैक्ट स्पेसिफिकली बोलूं तो लास्ट के 2 साल में इससे प्रॉब्लम्स थोड़े कम दिखे हैं। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि 2 साल इतना ज्यादा पीरियड नहीं होता कि कहा जाए कि भैया जेई ने अपना पूरा पैटर्न शिफ्ट कर दिया है। तो अभी सिर्फ 2 साल से इसके सवाल नहीं दिखे हैं, नहीं तो पिछले साल मतलब 2022 में नहीं 21 में इसके सवाल दिखे थे, भर भर के अच्छे से दिखे थे। ठीक है, तो इसलिए इसको भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। चलिए जी शुरू करते हैं। तो जनरल टर्म में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो ये इस टाइप के सवाल है, तो इस टाइप के नहीं, मैं सीधा सवाल ही दिखा देता हूं। इसके पहले जो बेसिक थ्योरी है वो आप जान लीजिए कि x प्लस वाई पे पावर n होगा, तो उसका जनरल टर्म ऐसा लिखते हैं tk प्लस 1 या r प्लस 1 जो कह लो, nc के x पे पावर n माइनस के y पे पावर k। ठीक है, और आगे बढ़े जरा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो टोटल द kth टर्म फ्रॉम एंड, तो एंड वाला जो सवाल होगा ना, जैसे इसमें कई बार ऐसा बोलता है कि यहां पर अगर मान लो kth टर्म लिखना है मेरे को, तो ऐसा फॉर्मूला, लेकिन अगर बोल दे पीछे से लिखिए kth टर्म, तो पीछे से लिखने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि पीछे से जो kth टर्म होता है वो n माइनस k प्लस 2 होता है। परंतु हम ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल है और इसको लगाना थोड़ा पेचीदा है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर x प्लस वाई पे पावर n है और आपको बोला कि भैया 5वां टर्म निकालिए लेकिन पीछे से, तो अगर पीछे से 5वां टर्म या rth टर्म निकालने बोल रहा है, तो आप पीछे से का मतलब बस इसको पलट दीजिएगा, ये इसको y प्लस एक्स कर दीजिए पावर n। अब आप जैसे आगे से फॉर्मूला लगाते हैं वही लगाइए, तो उसमें पीछे से वाला निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखा हुआ है इसमें rth टर्म निकालना है आगे पीछे से फ्रॉम लास्ट, तो rth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो आप इसका लिखेंगे NCR, और rth टर्म लिख रहे हैं तो y पे पावर n माइनस r लिखेंगे और x पे पावर r लिखेंगे, यही होगा पीछे से rth टर्म। समझ पाए? तो बस उल्टा कर दीजिए, ये ज्यादा आसान पड़ता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है भाई, तो भाई बीच वाला टर्म। अब बीच वाला टर्म कैसे निकलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो पावर रहता है 1 प्लस एक्स पे पावर n, अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो ऑड होंगे, और ऑड की परिस्थिति में जो मिडिल टर्म होता है वो सिर्फ एक होता है। जैसे मान लीजिए अगर n ऑड है, तो n अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, इस n को मतलब कहाँ, हाँ सॉरी n अगर इवन है, वेरी सॉरी, n अगर इवन है, मान लीजिए पावर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो बाई n/2 प्लस 1 कर दीजिए, सिंपल आ जाएगा। यार ये सब बताऊं या छोड़ दूं, बहुत ही बेसिक हो गया है, तो लग रहा है वापस 11वीं पढ़ा दे रहा हूं। और अगर n आपका ऑड है, n अगर आपका ऑड है तो n में प्लस 1/2 कीजिए, पहला मिडिल टर्म निकलेगा, और n प्लस 3/2 कीजिए, क्योंकि यहाँ ऑड के केस में 2 मिडिल टर्म निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चा बोल रहा है पार्ट 1, अबे यार मैं फिर से पार्ट 2 चालू कर दिया भाई, ये मैं गलतियां पता नहीं कब तक करूंगा। अच्छा मैं बाई मिस्टेक फिर से पार्ट 2 चालू कर दिया, शिट, ये मैं कैसे देख नहीं पा रहा हूँ।
सीक्वेंस सीरीज पार्ट 1 तो दिखा नहीं है। अबे पार्ट 1 है ही नहीं ये। इन अच्छा ये वाली गलती मेरी नहीं है, इन लोगों की है। अरे इनकी गलती है, इन्होंने बाई मिस्टेक पार्ट 2 लिखा है। एक मिनट रुको, चेंज करा रहा हूँ। ओ वीर जी, ओ यार सेशन में पार्ट 2 लिख दिया बाइनोमियल थ्योरम में। इसमें तो सिर्फ एक ही सेशन, मतलब एक ही पार्ट है। देयर इज नो पार्ट 1 पार्ट 2, तो चेंज करो यार। चल भाई, सर अब्दुल सर को मॉडर्न फिजिक्स लेने को बोलो, पढ़ाने के लिए कहिए। ठीक है कहते हैं, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़े। कहाँ थे अपन? हाँ, तो ये रहा पहला सवाल। अच्छा सवाल आ गया, अरे वाह गजब। सारे लोग ध्यान से। ओ रांझण ना कर, तू भी क्या लिखेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। सर फिजिक्स में कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 806, हाँ कहाँ थे? इफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन दिस आर 135, 30, 10/3 रेस्पेक्टिवली, देन 6n³ + x² + y इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो बोला कि सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगा भाई इसका? तो इसका सेकंड टर्म होगा T2। T2 का मतलब होता है NC1, x पे पावर n-1 और y पे पावर 1, इसकी वैल्यू है 135। ठीक है, फिर बोला थर्ड टर्म तो T3। T3 का मतलब होता है NC2, NC2 x पे पावर n-2 y पे पावर 2 बराबर 30। और फोर्थ टर्म तो NC3, NC3 x पे पावर n-3 y पे पावर 3 बराबर का 10/3। सही है जी? अरे बोलो सही है। चलिए जी, अगर ये सही है तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो पहला तो फर्स्ट राउंड तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। फर्स्ट राउंड क्या, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे को तीसरे से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। चलो देखते हैं क्या मिलता है। पहले और दूसरे को डिवाइड करते हैं। NC1 क्या होता है? n होता है, फिर ये है x पे पावर n-1 और ये है y बटा में NC2 क्या होता है? n इंटू n-1/2 होता है। क्या होता है? n इंटू n-1/2। ठीक है, और x पे पावर n-2 y², x पे पावर n-2 और y² बराबर 135/30। 135/30 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 से जाएगा 9 बार में, 15 से 2 बार में, 9/2 आ रहा है, 9/2। ठीक है, चलिए ये दोनों का डिवीजन यहां लिखा। अभी इन दोनों का डिवीजन लिखते हैं। अब इन दोनों का डिवीजन में NC2/NC3, n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2 और x पे पावर n-2, x पे पावर n-2 y का 2 बटा NC3 n इंटू n-1 इंटू n-2 बटा का 3, 3 नहीं 3 2, 3 फैक्टोरियल होता है ना, तो बटा का 6 होगा, माफी चाहते हैं। और x पे पावर n-3 y³ x पे पावर n-3 और यहाँ पे y का क्यूब बराबर 30/10/3, तो ये हो जाएगा 9। ठीक बात? चलिए यहां तक समझ गए? अगर यहां तक समझ गए तो अब लिखते हैं इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर का मतलब ये कि यहां पर दिख रहा है n, सॉरी क्या कर दिया मैंने? हाँ भाई, तो n और n निपट गया। यहां से ये y इसके स्क्वायर को निपटा देगा, और यहां से समझो n-2 में ये एक x ऊपर चला जाएगा। पता नहीं ये समझ पा रहे हो कि नहीं, बट ये एक x ऊपर जाएगा तो यहां से ये पूरा निपटा देगा इसको। तो यहां से फाइनल वैल्यू जो बच रही है, ये 2 को ऊपर भेजो तो 2x बटा में n-1 और y और इधर 9, तो ये बचा 2x बटा में y टाइम्स n-1 और बराबर का 9/2। सही है? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, सही तो लग रहा है। हाँ जी सही है। चलिए अब इधर दूसरे को काटते हैं। n इंटू n-1, n इंटू n-1, 2 से निपटा 6 3 बार में, ये ऊपर जाएगा तो यहां से ये ऊपर जाएगा तो x बचेगा, और यहां से y² काटेगा तो y बचेगा। तो इस बार 3 ऊपर गया, 3x बटा y इंटू n-2, तो और यहां से जो 3 जाएगा ये ऊपर इसको काट देगा, तो यहां बच क्या रहा है? x अपॉन y इंटू n-2, x अपॉन y इंटू n-2। ठीक बात, और बराबर का 3। चलिए जी ये भी बढ़िया।
तो अब तो मेरे को दिख रहा है कि इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो, n आ जाएगा। नहीं, देखो बहुत आसानी से आ रहा है। ऐसा करो, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो x और x कट जाएंगे, y और y कट जाएगा, n-2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू n-2 बटा n-1, और इन दोनों को डिवाइड करके 3/2 आ रहा है भैया। देखो काटा पीटी कर रहा हूँ सब मनी मन में, तो मनी मन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है n-2 बटा में n-1, और यहाँ पे गुना में 2 और बराबर में 3/2। तो यहाँ से 4, यहाँ से इधर, तो 4n-4 दूनी 8, 3n-3, तो n की वैल्यू 5। वाह 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 वाह। तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब n की वैल्यू जैसे ही 5 आई, x और y निकालिए। तो अब क्या करोगे? अब आगे सॉल्व करोगे, और क्या करोगे भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू 5 आ गई, तो 5c1 5 होता है, तो इसको लिख रहे हैं 5 और x, 5 - 1 4, तो 5x4 इंटू y बराबर 135। और यहाँ पर 5c2, तो 5c2 कितना होता है बॉस? 5 चौके 20/2, 10, 10, और ये हो जाएगा 5 - 2 3, x का क्यूब और y का स्क्वायर बराबर का 30। ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो अभी यहाँ से कुछ निकल तो नहीं रहा है, निकल रहा है, लग तो नहीं रहा है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, n की वैल्यू तो 5 अगर यहाँ पे भी डाल दें तो x और y में एक रिलेशन तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे डालो ना एक बार n की वैल्यू 5, तो 5 डालोगे तो 5 - 2 3, 3 को भेजो उधर, तो 3 3 जा 9, y को भी उधर भेज दो। तो देखो x = 9y यहीं से आ रहा है, x = 9y आ जा रहा है। बोल भाई हाँ या ना? n की वैल्यू 5 डाल दोगे, 5 - 2 3, 3y उधर भेजेंगे, 9y, x = 9y। अब पहले वाले में ही x = 9y डाल दो, x = 9y यहाँ डालो, 5x4y बराबर 135, यहाँ पर 5, 9y डाल दिए, 9y। तो ऐसा करो ना, अरे 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 अबे क्या हो गया? काहे बुरा मान गया तू? अब गायब ही हो गया वहां से। हाँ क्या बोल रहे थे इसको, कि ये 3 का स्क्वायर y लिख दो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, और पावर 4 है, और यहाँ y है बराबर 135 जो होता है, 135 जो होता है वो 15 × 9 होता है, तो 3 का क्यूब और 5 × 3 का क्यूब हो रहा है, 27 × 5 = 135। तो इसके हिसाब से देखिए 5 और 5 तो निपट गया, 3 पे पावर 2 का पावर 4, मतलब 3 का पावर 8 है, y का पावर 4, y का पावर 5 है, बराबर 3 का पावर 3 है। इसको नीचे ले जाइए, तो y का पावर 5 बराबर 1/3 का पावर 5, तो दिस एम्प्लॉइज y बराबर 1/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। y की वैल्यू जैसे ही 1/3 आई, y की वैल्यू यहाँ पे 1/3 पुट कीजिए, तो x 3 आ जाएगा, तो x आ गया 3। तो अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए, x 3 आया, y 1/3 आया, और n जो आया वो 5 आया। तो सब कुछ आ गया। अब हमसे पूछा है निकाल लोगे? अरे बोलो। हाँ जी बिल्कुल सही है वेदांत। ओझा जी आपको समझ आया? सर WBJE के क्लासेस की वीडियो लिंक ओपन नहीं हो रहा है। श्रीमंता जना मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है? यहां तक समझ गए? बढ़े आगे? बोलो भाई। 806 आ रहा है, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे डालिएगा, पुट कीजिएगा, आंसर सॉल्व कीजिएगा, आंसर 806 आ रहा है। चलिए जी, अगर सबको समझ में आया तो बहुत बढ़िया। बस चेक कर लेता हूँ कि हमने जो निकाला वही सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं। चेक नहीं करवाओगे जी? n = 5 बिल्कुल सही है, फिर x = 9y हमारा भी आया था, फिर 5 3 और 1/3, हाँ जी सही है, सब कुछ वही सेम आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ है कि इफ द 1011वां टर्म फ्रॉम द एंड, याद करो मैंने एंड सिखाया है तुमको, ऑफ दिस एक्सपेंशन इज 1024 टाइम्स 1011वां टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देन x इज इक्वल्स टू, क्या बोला? बोला कि आप ना इसमें 1011वां टर्म निकालिए, लेकिन पीछे से निकालिए। तो पीछे से निकालने में याद करो मैंने बताया था, इसको पलट दो मतलब ये 5/2x है माइनस के साथ, तो इसको इधर लिख दो -5/2x, और ये प्लस का 4x/5 है, तो प्लस का 4x/5 उलट दो, और पावर वही 2022। अब इसी में निकाल दो 1011वां टर्म, निकालो तो 1011, तो ये 1011वां टर्म क्या होगा? 2022 c 1010, और पहला टर्म -5/2x, इस पे पावर जो लगता है वो दिस माइनस दिस लगता है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 1012। फिर जो दूसरा टर्म है 4x/5, इस 4x/5 पे लगेगा
इस 4x/5 पे सेम जो ये पावर है वही, तो 1010। ठीक है, तो ये निकल गया टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से टर्म 1011वां। अब बोल रहा है ये जो टर्म है ये 1024 टाइम्स 1011वां फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसका फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना तो बहुत ही आसान है। फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा, दूसरे रंग से लिख देता हूं, देखो इधर लिख रहा हूं, फ्रॉम द बिगिनिंग t 1011, ये हो जाएगा 2022 c 1010। पहला वाला टर्म 4x/5 पे पावर 2022 मैंने 1010 तो 1012, और दूसरा वाला है -5/2x, तो इस पे भी पावर 1010। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो टर्म है ये इसका 1024 गुना है। तो ध्यान से समझो, ये 1024 क्या होता है, सारे जान रहे हो क्या 1024 क्या होता है? 1024 बेटा 2 पे पावर 10 होता है ना? तो ये दिया हुआ है t 1011 फ्रॉम लास्ट, ऐसा लिखा हुआ है, फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 2 पे पावर 10 t 1011 फ्रॉम द बिगिनिंग। सही है, तो अब मैं लिख दे रहा हूं सारी चीजें। लास्ट से क्या था, 2022 1010, 2022 c 1010, फिर टर्म क्या था -5/2x, -5/2x पावर 1012 इंटू 4/4x/5 पावर 1010। ठीक है, बराबर 2 पे पावर 10, फिर यहाँ पे 2022 c 1010, 2022 c 1010, 4x/5 1012, 4x/5 1012, और माइनस का 5/2x पावर 1010। ठीक है, अब देखो बहुत सारा पावर 1010 1012 फलाना ढिमकाना हो गया है, ध्यान से सॉल्व करना। 2022 c 1010, 2022 c 1010 निपट गए सबसे पहले, हाँ जी निपट गए। अब ध्यान से देखो, अब उसके बाद क्या बचा, तो उसके बाद ये बचा, तुम सारे समझ रहे हो क्या कि यहां पर 1012 है और ये 1010 है। तो सबसे पहले मैं इसका 2 पावर साइड करता हूं ताकि दोनों का पावर सेम हो जाए। तो मैं यहां पे -5/2x का होल स्क्वायर साइड कर लिया, तो बच क्या गया, बच ये गया -5/2x गुना 4x/5, और इस पूरे पे पावर 1010, यही बचा, दोनों का 1010 1010 बराबर 2 पे पावर 10 इंटू, यहां पे भी वही सेम काम करेंगे, 4x/5 का पावर 2 साइड कर लिया, अब 1010 1010 तो इंटू 4x/5 गुना -5/2x, और पूरे का पावर 1010। सही है क्या, बोलो हाँ या ना? सबको क्लियर है? चलो भाई, अब अगर यहां तक सबको क्लियर है तो अब आगे इसका सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग में समझ में आ रहा है, x और x निपट गया, 5 और 5 निपट गया, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो 2 पे पावर 1010। ठीक है, यहां पर देखो x से x निपट गया, 5 से 5 निपट गया, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो 2 पे पावर 1010। तो देखो यहां पे भी 2 पे पावर 1010, यहां पे भी 2 पे पावर 1010, मतलब दोनों ही निपट गए और पूरा मामला सेट है। ये पूरे को निपेट दो इससे, ये पूरे को निपेट दो इससे। क्लियर, बहुत ही सिंपल। अब क्या बचा हमारे पास, इधर 2 पे पावर 10 बच रहा है और इधर x बच रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये x वाला उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x पे पावर 4, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर है, इसको इधर भेजो तो 5 का पावर 4, तो इधर 5 का पावर 4। उसके बाद ये 2 पे पावर 2 है और ये 4 पे पावर 2 है। क्या है, ये 2 पे पावर 2 है, ये 4 पे पावर 2 है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 पे पावर 2, तो इधर हो गया 8 पे पावर 2। ठीक है, उसके बाद और तो कुछ नहीं बच रहा है, नहीं, उसके बाद सिर्फ इधर 2 पे पावर 10 बच रहा है, तो उसके बाद इधर सिर्फ 2 पे पावर 10 बच रहा है। तो देखो पावर 10, अपने को तो x चाहिए, तो x चाहिए तो x क्या होगा अपना, जाहिर सी बात है पावर 1/4 करना होगा, तो सबको इधर भेजो, तो 5 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 10 और ये 2 पे पावर 3 है। देखो 8 क्या होता है, 2 पे पावर 3 और इसका स्क्वायर है, तो 3 दूना 6, तो 2 पे पावर 6 हो गया, 2 पे पावर 10 मतलब 2 पे पावर 16 बराबर x पे पावर 4। पावर 1/4 दोनों साइड करो, तो पावर 1/4 करोगे तो हो जाएगा x, 1/4 करते ही ये 5 और नीचे ये 1/4 करते ही 2 पे पावर 4। सही है, अरे बोलो क्लियर क्लियर, यस और नो? 5/2 पे पावर 4।
5/16। सर हमारा जो सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट का, उसमें कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हुआ है सर। संदीप सर ने लिया था वो वाला, वीडियो अपलोड नहीं हुआ, प्लीज़ क्लास अरेंज करवा दीजिए। अच्छा अल्फ़ा चिपर कराते हैं, डोंट वरी। यहाँ तक हो गया, समझ गए, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर ये समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले हमारा आंसर भी आ गया। और देखो ये सारे सवालों में तुम देख रहे हो कि एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कुछ भी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा दिमाग लगाना है और ये कोई अलग ही तरीका है। तरीका बड़ा सिंपल है, बट वही है, काटा पीटी बहुत ज़्यादा है सब में। चाहे इसमें देखो इतने सारे कटर पिटर कटर पिटर, अगर यहाँ पे तुमने कहीं एक जगह गलती मिस कर दी, मतलब कुछ बाई मिस्टेक कुछ गलती कर दी, तो पूरा मामला सेट हो जाएगा। और यही मेन मसला है बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम जैसे कुछ और चैप्टर्स भी हैं जहां पर कैलकुलेशन बहुत हैवी है, जैसे सीक्वेंस सीरीज जो हमने पढ़ा था, चैप्टर काफी आसान है, सवाल श्योर शॉट आएंगे उससे, और सेम फिक्स्ड पैटर्न के आएंगे, पर फिर भी वो ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको कैलकुलेशन लेंदी करवाएगा, उसकी वजह से आपका समय जाएगा। तो आपको बाइनोमियल में, सीक्वेंस सीरीज में, ऐसे चैप्टर्स में इनको महारत हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन इसका मेन महारत जो होता है वो इसका सॉल्विंग नहीं होता, वो इसका फास्ट कैलकुलेशन होता है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या तो ज्यादा प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी, क्योंकि वो नहीं सीखोगे तो तुम्हारे लिए पेपर लेंदी बना देगा, और पेपर लेंदी मतलब भी यही होता है कि आप पेपर अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा, और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन दिस इज √6/1। तो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका? तो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म जो होगा, देखो जरा, वो हो जाएगा फिफ्थ टर्म मतलब NC4। फिफ्थ टर्म का मतलब ये होगा ना NC4, और 2 पे पावर 1/4 है, तो इस पे पूरे पे पावर n-4 आएगा, और 3 पे 1/3 पे पावर फोर्थ रूट है, तो 3 पे पावर -1/4 है, तो पूरे पे पावर 4 हो जाएगा। ये बिगिनिंग से है बेटा, स्टार्टिंग से। एंड से होगा तो क्या होगा? तो ये पलट जाएगा। तो पलट जाएगा का मतलब यही ना कि ये जो पावर ये है ये इसका बन जाएगा, और ये वाला पावर इसका बन जाएगा। तो मैं सेम लिख रहा हूं NC4, बस इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, तो 3 पे पावर -1/4, अब इसका पावर बन जाएगा n-4, और ये इधर चला जाएगा तो 2 पे पावर 1/4, और इसका पावर बन जाएगा 4। यही है, और इसी की वैल्यू दिया हुआ है √6/1। √6/1 को समझ रहे हो क्या कि 2 पे पावर 1/2 है और 3 पे पावर 1/2 है? यही है ना, डिवाइडेड बाय 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर ध्यान से समझो तो ये सॉल्व है ऑलरेडी। NC4 निपट गया आपका। अब 2 पे पावर 1/4 और यहाँ पे 2 पे पावर 1/4, तो ध्यान से देखो, ये 2 पे टोटल पावर क्या होगा? 2 पे टोटल पावर होगा n-4, ये नीचे है, ऊपर जाके माइनस बनेगा, तो -4 एक और इसका भी LCM 4, इसका भी LCM 4, तो टोटल 4। ठीक है, अब 3 का भी कुछ बनेगा, लेकिन मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे को पता है कि इधर साइड, राइट हैंड साइड 2 का पावर 1/2 है, मतलब ये जो टोटल पावर है 1/2 के बराबर होना चाहिए। तो n-8/4 n-8/4 बराबर 1/2 होना चाहिए। इसको उधर भेजेंगे तो n की वैल्यू 10 आ रही है क्या? तो n की वैल्यू 10 आ गई। अब जैसे ही n की वैल्यू 10 आई, आपसे क्या पूछा? देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से तीसरा टर्म क्या होगा? तो T3 जो होगा वो हो जाएगा 10C2, और 2 पे पावर 1/4 जो है 1/4, 10 - 2 8 आ जाएगा, और 3 पे पावर -1/4 जो है इस पूरे पे पावर 2 आ जाएगा। ये हो गया 2 पे पावर 2, ये हो गया 10 9 45, और यहाँ पर आ गया 3 पे पावर माइनस का आधा। तो ये 4 45 90 180 180 भागा √3, तो काटा पीटी करोगे तो 60 √3 आ रहा है। सही है भाई? क्यों भाई, सबको समझ में आया? यस और नो? सर कसम से बहुत डर लग रहा है। सैकत कसम से बिल्कुल मत डरो, सच बता रहे हैं, एकदम कसम से तुम डरोगे तो बिल्कुल बता रहे हैं, कसम से पेपर खराब हो जाएगा। एकदम कसम से बोल रहे, मत डरो, सच में कसम से आसान चैप्टर है ये, जिसकी कसम खिला लो, चैप्टर बहुत आसान है, और कसम से JEE बहुत ही आसानी से हो जाएगा। भरोसा रखो बस, सच बता रहे हैं, कसम से सिर्फ भरोसा ही रखना है और कुछ नहीं। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल जेई 2022 का। बड़ा गंदा लिखते हैं यार ये लोग, रुक जाओ 1 मिनट, इसको जरा ठीक कर लो। राम गजब ढाए या संभालो किससे हो क्यों ओ तुम चांस जिया से सिमर चैम काम करे तो जिया करे क्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। हाँ आगे, तो लेट द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ये तो बता दिया था क्या, इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ दिस बी 6 का पावर 1/4। अच्छा ये देखो सेम सवाल है, कर लोगे क्या? ये देखो, और देखो भाई कैसा कर रहा, मतलब 2023 में और ये 2022, मतलब 2022 में पहले ये सवाल पूछा, सेम सवाल 2 पे पावर 1/4, 3 पे पावर -1/4 पावर n, इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 3 पे पावर, मतलब बस लिखने का एक भाषा बदल दिया। यहाँ पे पिछले वाले में √6 लिखा था, यहाँ पे 6 पे पावर 1/4 डाल दिया। तुमको लग रहा है कि भाई अगर कोई भी बच्चा 2022 में ये बना के गया होता, वो झटपट इसको 2023 में बना लेता? एग्जैक्ट सेम सवाल है, हाँ या नहीं? बोल भाई, सारे को समझ में आ रहा है? कितना आसान सवाल है यार, मतलब मजेदार सवाल। क्लियर? बढ़े आगे? चल भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, दोबारा नहीं करा रहा हूं, ये अभी करा चुके हैं, एकदम सेम टाइप के का सवाल है, बस वैल्यूज इसने बदल दिए हैं। उसमें क्या पूछा था, तीसरा टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इसमें छठा टर्म पूछ दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, वैल्यूज बस बदल दिया और कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन। चलो तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, और इसी के साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि देखो भाई कितना ज्यादा, मतलब अगर तुम पीवाईक्यू लगाते हो तो कितना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं तुम्हारे कि हाँ क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम की। टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज पे। तो कोएफिशिएंट और उसकी प्रॉपर्टीज पे जो सवाल है, तो कुछ प्रॉपर्टीज पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, क्या पता है, हाँ या ना बताते चलो, NCR इक्वल्स टू NCn-r होता है, मतलब कभी भी NCx और NCy बराबर दिए हुए हों तो या तो x इक्वल्स टू y होता है, या फिर x प्लस वाई बराबर n होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये नहीं होता है, ऐसा नहीं कि NCx इक्वल्स टू NCy है तो सिर्फ x इक्वल्स टू y ही होगा, ये भी हो सकता है कि x प्लस वाई बराबर n हो। तो इससे ये समझ में आता है कि अच्छा y की वैल्यू क्या हो गई, n-x। तो इसका मतलब आप इसी को ऐसा लिख सकते हो, NCx बराबर y के जगह पे क्या हो गया, NC n-x। तो देखो ये दोनों बराबर है ना, वही चीज कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये सिंपल सा था। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जैसे NCr-1, तो इन दोनों में जब 1 का डिफरेंस रहता है तो n में भी +1 हो जाएगा, और इन दोनों में से जो बड़ा वाला टर्म है वो लिख दिया जाएगा। क्लियर? NC0, NC1, NC2 सारे सम का कोएफिशिएंट का सम 2n होता है, ठीक है। ये सब कहां से निकला वो अभी सॉल्व करने बैठूंगा, बहुत टाइम लगेगा, पर सबका प्रूफ है। 11-12 में जब आप लोग पढ़े होंगे बेसिक से, तो सबका प्रूफ रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए, अन्यथा आपको मुश्किल आएगी। तो ये सब चीजें आप पता कर लीजिएगा, या तो खुद से सॉल्व करके, या तो प्रूफ करके, या तो सवाल बना के, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। अब समेशन r NCr n इंटू 2 पे पावर n-1 होता है, समेशन r² NCr, समेशन NCr बटा r प्लस 1, समेशन NCr NCr प्लस k, फिर समेशन NCr का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल थोड़ा अधूरा है, मैंने देखा था आने के पहले, जब मैं देख रहा था तो ये वाला सवाल थोड़ा सा अधूरा है, इसको छोड़ रहे हैं, स्किप मार रहे हैं। इस सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जेई 2024 में पूछा हुआ है। क्या पूछा है देखो जरा ध्यान से, बोलता है सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 2/3 एंड x पे पावर -2/5 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। तो इसमें बोल रहा है कि आप x पे पावर 2/3 का कोएफिशिएंट और x पे पावर -2/5 का कोएफिशिएंट ऐड करके बताइए। पहले 2/3 का कोएफिशिएंट होगा क्या, तो मेरे को नहीं पता, मैं मान रहा हूं कि कोई r+1th टर्म होगा जिसका
x, जिसमें जो x होगा ये होगा NCR, और ये x पे पावर 2/3 है ना, इसका पावर होगा 9 माइनस आर, और यहाँ पर है 1/2, और ये होगा x पे पावर -2/5। तो इस पूरे टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा r। तो टोटल पावर कितना आया भाई? पावर आया 2/3 9 माइनस आर, फिर यहाँ पे पावर है -2/5 टाइम्स r। ये है टोटल x का पावर, ऐसा ही है। ये x का पावर टोटल कितना आना चाहिए? ये टोटल आना चाहिए आपका, एक बार बोला है 2/3, एक बार 2/3 आना चाहिए और एक बार -2/5। तो 2/3 कब आएगा? सॉल्व करो। तो सॉल्व अगर करते हैं तो 5 दूनी 10, 90 माइनस 10r, और 3 दूनी 6 माइनस 6r, और नीचे 3 5 15, 3 से कटा 5, 5 2 10। ऐसा इक्वेशन आ रहा है। मैंने बस सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा सॉल्व खुद से करिएगा। तो अब इसको इधर 16 5 80, 16 और 5 80, आर की वैल्यू 16 और 5 5 आ रही है, आर की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब 6th टर्म ऐसा होगा जिसमें x का पावर 2/3 होगा, ठीक है। अब यहीं पर x का पावर, ये टोटल x का पावर है, ये x का पावर -2/5 कब होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो यही चीज रहने दो, ये चीज में आपका 90 माइनस 10r, नहीं 90 माइनस 16r बटा का 3 गुना 5 इज इक्वल्स टू -2/5 कब होगा? तो 5 से 5 गया, इधर गया -6, 90 माइनस 16r, तो ये 96, तो r की वैल्यू 6। तो 7th टर्म जो होगा उसमें x का पावर -2/5 होगा, और छठा टर्म जो होगा, 6th टर्म जो होगा उसमें x का पावर 2/3 होगा। आपको इन्हीं दोनों का कोएफिशिएंट निकालना है, एक बार r इक्वल्स टू 5 पे और एक बार r इक्वल्स टू 6 पे। तो r इक्वल्स टू 5 पे कोएफिशिएंट क्या होगा, जरा ध्यान से देख के बताओ। तो कोएफिशिएंट में एक ये होगा और एक ये होगा, बस यही दो चीज है। तो एक बार होगा 9c6, 9c6 सॉरी 9c5 है ना यहाँ पे, सॉरी 9c5 बटा 2 पे पावर 5 प्लस उसके बाद होगा यहाँ पर 6 वाला, तो हो जाएगा 9c6 और 2 पे पावर 6, तो प्लस 9c6 बटा 2 पे पावर 6। यहाँ से एलसीएम ले लो, 2 पे पावर 5, 9c5 की वैल्यू निकाल लो, 9c6 की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? बोलो हाँ या ना, बता दो भाई। सर प्लीज आप क्लास के बारे में कहीं लिख लो, आप भूल जाते हो फिर, सॉरी टू डिस्टर्ब। अच्छा, अरे मैंने बोला तो था, अच्छा मैंने नहीं, लेकिन मैंने कल ही तो बोला था कि ये, हाँ तुमने ही तो लिखवाया था ना शायद कि सर आप भूल जाते हो। हाँ बोला तो था, रुक जा भाई, ये हो जाएगा। पहले हाँ या ना बताओ। अल्फा अचीवर में तेरा पॉइंट नोट कर लो। क्या तूने बोला था? मॉडर्न फिजिक्स का कोई बताया था, क्या क्या बोला था? दोबारा बता। अल्फा अचीवर, एक मिनट में चैट में लिख देता हूँ, किसको भेजा प्लीज चेक। अच्छा, मेरे को आया था मैसेज का रिप्लाई आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 हुआ ही नहीं था, एक ही सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया था, जो तुमने पिछले सेशन में पूछा था। और अब तुम बोल रहे हो मॉडर्न फिजिक्स चेक लेक्चर्स ऑफ संदीप सर। ठीक है, मैंने ये भी डाल दिया ग्रुप में, वो लोग रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेना। 21/4 बच्चे बता रहे हैं, हो सकता है हाँ 21/4 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। ये कह रहा है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आसान है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आपको ना कोएफिशिएंट्स, इन सब का कोएफिशिएंट होगा। तो देखो इसमें जो टर्म्स होंगे, बहुत सारे टर्म्स होंगे, x का पावर 0, x का पावर 1 डॉट 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 x का पावर 9 तक आएगा। पर आपको 1 से लेकर 7 तक के जो कोएफिशिएंट्स आएंगे उनका सम करना है, और ये उनका सम करके उसका मीन बताना है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम ट्राई मारो, पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं, एक बार ट्राई मारो। आई एम जस्ट टेकिंग अ 1 मिनट वॉशरूम ब्रेक जो भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ वॉशरूम ब्रेक। आप लोग इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके मेरे को सही से आंसर बताओगे। आई एम जस्ट गिविंग 2 मिनट्स, मतलब 2-3 मिनट जो भी मेरे को वॉशरूम से आने में लगे, ये इसको जल्दी से कंप्लीट, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो। करोगे सारे लोग?
सर 3-4 ईयर्स PYQ एनफ है, बहुत एनफ है भाई, बहुत एनफ है। तुम 2 साल का बनाओ ना, 2 साल एनफ है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को बताओगे, ठीक है? चलो मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ।
सर मॉडर्न फिजिक्स नहीं बोला था मैंने, पार्ट 2 चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स वाला पार्ट नहीं है, पार्ट 1 प्लीज़ चेक। अल्फा अचीवर उसका मैंने चेक कर लिया, उन लोगों ने बोला है मतलब संदीप सर के साइड से ही आया है कि संदीप सर के साइड से ही आया है कि वो एक ही पार्ट में हुआ था, तो वो 2 पार्ट में हुआ ही नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड रुक जा भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, आगे आंसर कैपेसिटेंस नहीं हुआ। When will the syllabus complete? Rajshekhar, syllabus will complete mid first week of January, not mid, first week of January. हाँ कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग थे इधर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र दंबरा। हाँ भाई चलो, तो किसी का आंसर आया? किसी का नहीं? सर सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हुआ ही नहीं था। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हुआ ही नहीं था। अच्छा अंकित, मैं फिर बात कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हुआ था, चार्जेस एंड फील्ड हुआ था। अरे रुक जा, मैं बोल ही देता हूँ। यार यहाँ एक बार चेक कर लो, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस हुआ ही नहीं था। तो एक बार ये चेक कर लो कि उन सेशंस में हुआ था क्या, या अगर नहीं हुआ था तो फिर उसका जो भी सेशन कहीं और से अरेंज करके बच्चों के लिए डलवाइए। ठीक है, थैंक यू। बोल दिया भाई मैंने, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग यहाँ पर बच्चा बता रहा है 2736 आ रहा है, पता नहीं मीन ऑफ द कोएफिशिएंट पूछा है। तो एक बात बताओ, ये जो 2 आएगा, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 2 + x और इस पूरे पे पावर 9, तो तुम समझ रहे होगा कि पहला टर्म 2 पे पावर 9 होगा, फिर प्लस C1 मतलब 9C1 2 पे पावर 8 होगा इंटू x, प्लस C2 फिर हो जाएगा 2 पे पावर 7 इंटू x का पावर 2 और प्लस डॉट 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 डॉट, आखिरी में यहाँ पर आ जाएगा C7 2 पे पावर 2 पे पावर 2 और x पे पावर 7, और फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा C8 2 पे पावर 1 और x8 और प्लस C9 2 पे पावर 9। ये ऐसा कुछ आएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो पूरा आएगा तो इसमें जो कोएफिशिएंट्स आएंगे, कह रहा है कि इनके कोएफिशिएंट्स का मीन निकालिए। अब मीन निकालने के लिए आपको पता है सारे कोएफिशिएंट का सम होना चाहिए। तो देखो सम तो निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर मेरे को सिंपल सम बोला रहता तो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता, और x की वैल्यू 1 पुट करते ही मेरे पास ये आ जाता 3 पे पावर 9, और x की पावर 1 जैसे ही पुट करता सारे x गायब हो जाते और सिर्फ कोएफिशिएंट्स बचता। तो ये तो बहुत सिंपल होता। लेकिन इसने इसमें चतुराई क्या लगाई है, दिमाग क्या लगाया, इसने बोला कि सारे का नहीं कीजिए, आप सिर्फ x, x², x³ x4 डॉट 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 x7 तक के कोएफिशिएंट का सम कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक का। तो भाई इतने तक का सम करेंगे, तो अगर मेरे को डायरेक्ट सारा बोला होता तब तो मैं डायरेक्ट निकाल देता x = 1 3 पे पावर 9, परंतु ये इतने का ही बोला, बाकी का नहीं बोला। तो यहां पर दिमाग लगाना था कि तो फिर आप करोगे कैसे, इतने का सम कैसे करोगे। तो आपको यहां पर ये देखना है कि आप पहले सारे का सम निकाल लिए, वो होगा बहुत सिंपल 3 पे पावर 9, और इसमें कौन सा नहीं चाहिए आपको पहला वाला नहीं चाहिए और आखिरी के 2 नहीं चाहिए, यही 2 नहीं चाहिए ना। तो आखिरी के जो 2 हैं और पहला है, इनको माइनस कर दो। तो अब मेरे को फाइनल कोएफिशिएंट का जो सम होगा, कोएफिशिएंट का जो सम होगा इज इक्वल्स टू 3 पे पावर 9, 3 पे पावर 9 पूरे का सम, और इसमें माइनस होगा 2 पे पावर 9, माइनस होगा 2 पे पावर 9, नहीं एक मिनट स्टार्टिंग, अच्छा वेरी सॉरी, आखिरी वाला 2 पे पावर 0 होगा ना, वेरी सॉरी, ये x पे पावर 9 है, 2 पे पावर 0 x पे पावर 9,
तो ये माइनस होगा 2 पे पावर 9, फिर माइनस होगा यहाँ पर ये C9 है, मतलब ये 9C9 है तो ये 1 है, तो ये -1 होगा। और इस C8 की वैल्यू, तो 9C8 की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, तो 9C8 इंटू 2 मतलब 9 दूनी 18, ये माइनस होगा। तो बेटा टोटल कोएफिशिएंट का सम आपका ऐसा बैठेगा, टोटल कोएफिशिएंट का सम ये बैठेगा, और इस कोएफिशिएंट के सम का मीन निकालने बोला है। तो यहां पर बस यही दिमाग लगाना था कि आपको जो कोएफिशिएंट का सम बोला है वो टोटल नहीं बोला, उसमें से 2-3 टर्म्स हटा दिया है, वो 2-3 टर्म्स आपको मैनुअली माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद अब आपका मीन बहुत आराम से आ जाएगा कि भैया आपका मीन क्या है, 39 माइनस 29। अब 39 कितना होता है, 39 कितना होता है भाई, तो 3 पे पावर 8 क्या होता है, 3 पे पावर 8 होता है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब का मतलब होगा 729 गुना 3, तो 9 का क्यूब 3 2100 2187 हो रहा है, ये 2187 आ रहा है, तो ये हो गया 2187 माइनस का 2 पे पावर 9 होता है 512 और माइनस का 19, तो ये हो जाएगा 531 531। तो ये मीन और ये डिवाइडेड बाई 7 होना चाहिए, किससे 7, क्योंकि 60 टर्म है, 1 पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो 2187 माइनस 531, 2187 माइनस 531 डिवाइडेड बाई 7, ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। सारे समझ पाए क्या, बोलो हाँ या ना। एक बच्चा बता रहा है, ओम जी बता रहा है 18852 18852 कहाँ से आ गया, 3 पे पावर 9 2187 आ रहा है बेटा, तुम कितना बड़ा निकाल लिए, 3 पे पावर 9 ही तो निकालना था, 2736 आ रहा है। हाँ नहीं, 1 मिनट, क्या मैंने गलत निकाला क्या, देख लेते भाई, 7 या 21 30 90 87, नहीं मैंने गलत निकाला है, ऐसा कैसे हो गया, 3 पे पावर 9 है ना, 1 मिनट रुक जाओ, 3 पे पावर 8, 3 का पावर 2 और पावर 4, 9 पे पावर 4, अच्छा 9 पे पावर 4 मतलब 81 का स्क्वायर, वेरी सॉरी मेरी गलती थी, मेरी गलती, 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर 1 8 और 2 16 का 6, हाथ लगा 1 64 और 1 64 और 1 65, 6561 गुना का 3, तो ये होगा 3 18 और 18 15 और 1 16 का 6 1 18 19 19683। अच्छा बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, सॉरी भाई माफ़ी चाहते हैं, ये गलत लिख दिया मैंने, 19683 होगा, ये है 19683। तो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी कैलकुलेशन है वो कर लेना, मैं कैलकुलेशन में नहीं घुस रहा हूँ। 19683 और माइनस 512 माइनस 19, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये कर लोगे ना, इसके आगे गुना मतलब जोड़ घटा हुआ 19683, ठीक है भाई, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 19683, अच्छा हाँ इनका भी वही आ रहा है 19152, ठीक है ठीक है, चलो भाई अब आते हैं अगले सवाल पे। ये है अगला सवाल, कहता है जेईई मेंस 2023 का है। सवाल क्या कहता है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7 इन दिस एंड x पे पावर -7 इन दिस आर इक्वल। तो यहाँ पर पहले तो इस वाले में निकालो x पे पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या है, तो x पे पावर 7 के लिए x का पावर का कोएफिशिएंट निकालो, तो 2 टाइम्स x का पावर 2, यहाँ पे n माइनस आर होगा तो 11 माइनस आर, और ये नीचे में है तो ऊपर जाकर ये x ऊपर जाएगा तो पावर -1 लेगा, तो -1 इंटू आर माइनस आर। ये समझ पाए मैंने क्या किया, अगर इसका कोई भी जनरल टर्म में rth टर्म r+1th टर्म लिखता हूं, तो r+1th टर्म में इस पे पावर जो आता है पहले टर्म पे वो n माइनस आर आता है, और दूसरे वाले टर्म पे जो पावर आता है वो r आता है। तो यहाँ पर जो n माइनस आर आएगा वो क्या, x स्क्वायर के 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 11 माइनस आर, और यहाँ 1/x है तो ऊपर जाके x माइनस होगा तो माइनस आर, तो टोटल x का पावर लिखा हूं, ठीक है, ये टोटल x का पावर 7 के बराबर होना चाहिए, क्लियर। तो r की वैल्यू निकालिए, तो हो गया 22 माइनस 3r बराबर का 7, r की वैल्यू आ गई 5, मतलब छठा टर्म, तो पांचवा टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो t6 का लिख रहा हूं यहाँ पर 11c5 होगा, और 11c5 के बाद पहले वाले टर्म पे a 11 माइनस 5 6, a के पावर 6 और 1/2b ये होगा ना कोएफिशिएंट, और इस पे पावर 5, तो ये होगा x पे पावर 7 का कोएफिशिएंट, क्लियर। और ठीक वैसे ही x पे पावर -7 का क्या होगा, तो यहाँ पे निकालो वापस वही सेम काम, पावर 1 है तो 1 इंटू 11 माइनस आर, और यहाँ ऊपर जाके -2 बन जाएगा, ये 1/x स्क्वायर -2 इंटू आर, ये होना चाहिए -7 के बराबर, तो -7 को इधर भेजिए, तो 11 और 7 18 और माइनस आर माइनस 3r इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 6, r की वैल्यू 6, मतलब यहाँ से 7वां टर्म होगा, कोएफिशिएंट निकालो 11c6, यहाँ पर आ गया पहले वाले में a पे पावर 5 और 1/3b पे पावर 6,
तो कह रहा है ये दोनों कोएफिशिएंट बराबर हैं, जो कोएफिशिएंट यहां निकाला और जो कोएफिशिएंट पीछे निकाला, ये दोनों कोएफिशिएंट बराबर है, ऐसा कह रहा है। तो चलिए बराबर करते हैं। तो अब मैं लिखूंगा ये 11c5 a6 2 पे पावर 5 b पे पावर 5, 11c5 a6 और 1/2 पे पावर 5 b पे पावर 5, ऐसा ही है ना? हाँ जी, ऐसा ही दिख रहा है मेरे को। अब इज इक्वल्स टू इधर 11c6 a पे पावर 5 1/3 पे पावर 5 b पे पावर 6, नहीं 3 पे पावर 6 b पे पावर 6। अब ध्यान से देखो, काटा पीटी करते हैं। काटा पीटी अगर करेंगे तो 11c5 और 11c6 का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि 6 और 5 11 हो रहे हैं। उसके बाद a का पावर 6 a का पावर 5, तो ये कटेगा, इसके पावर को निपटा दिया। यहाँ b5 इसके पावर 6 को निपटा दिया। तो b को इधर भेज दो, तो a इंटू b आ गया इधर, तो इधर आ गया ab। और यहाँ पे है 2 पे पावर 5 32, और यहाँ पे है 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 मतलब 9 का क्यूब, 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729। तो बेटा ये है 729, इधर भेजेंगे तो a इंटू बी 729 और ये 32 उधर, तो ये 32 इधर, इधर नीचे 729, 729 को इधर भेजो, 729 AB बराबर 32। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 729 AB बराबर 32। हाँ या ना? क्या सबको समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, सही है, सबको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगर सबको समझ में आ गया तो जेईई मेंस 2024 का सवाल देखते हैं। अब सवाल क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पर अल्फा जो है ना वो क्या है? समेशन है NCK का होल स्क्वायर बाई k+1, और बीटा जो है वो है NCK इंटू NCK+1 बटा k+2 का समेशन। तो ऐसी अवस्था में 5 अल्फा बराबर 6 बीटा बराबर है अगर, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान से देखो, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, ये सवाल बहुत लंबा जाएगा। क्यों लंबा जाएगा? पहला तो ये समझो कि NCK का होल स्क्वायर है और नीचे k+1 है और उसका समेशन है। ये प्रॉपर्टीज के अंदर भी एक प्रॉपर्टीज लगी हुई है। और दूसरा, ये कठिन भी है। कठिन ऐसे है कि यहां पर आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि यार इसका क्या समेशन आएगा, सोल्यूशन होगा कैसे। तो इसमें एक सेटलमेंट करना पड़ेगा। वो सेटलमेंट आपको धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि अच्छा ये सेटलमेंट होता है ऐसे सवालों में, तब जाकर ये बनता है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि 2024 में है तो उम्मीद कर सकते हैं कि 25 में आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे हर साल जेईई अपने कुछ सवाल बदलता भी है। ठीक है, तो हो सकता है ये नया पैटर्न का सवाल देना शुरू किया हो 24 में, तो 25 में भी दिख जाए। तो आप इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिएगा। समय भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा मुश्किल भी है। अब यहां पर है क्या? यहां पर लिखा हुआ है, देखो पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं। अल्फा लिखा हुआ है NCK और NCK का स्क्वायर है, तो मैं NCK और NCK 2 बार लिख दिया हूं, और नीचे है k+1। तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे k+1 मैं अपने मन से n+1 मल्टीप्लाई और n+1 डिवाइड कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप ऐसा करो कि इस NCK, k+1 और n+1 इन सब को साथ रखो, और ये बाकी n+1 बाहर निकाल दे रहे हैं। एक n+1 बाहर निकाल दिया, ये एक NCK इधर रख दिया, NCK। तो होगा क्या? ये जो है n+1 इंटू NCK बटा में k+1, ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को आप अगर इसको ओपन करोगे तो ओपन करके आप जब लिखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बन गया n+1 CK+1। करके देखिएगा, ठीक है। और यहां पे 1/n+1 तो है ही, और इंटू है NCK, ठीक है, और यहां पर है 1/n+1। इस पूरे पे समेशन लगा हुआ है, ठीक है। ये है अल्फा, n तो चूंकि बाहर है क्योंकि समेशन में k वेरिएबल है, तो k पे लगा हुआ है। तो अब हमारे को फाइनली समझ में आया कि अच्छा अल्फा है क्या हमारा? सेटलमेंट के बाद अल्फा है 1/n+1 समेशन, यहां पर n+1 CK+1 और NCK। अब यहां पर एक और सेटलमेंट है, इस NCK को मैं लिख सकता हूं क्या? NCN-K, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली आता है कि भाई अब इसका समेशन होगा कैसे।
तो इसका समेशन का एक फॉर्मूला भी है, जो अभी मैंने पीछे आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था वहां फॉर्मूला है, तो आप उस फॉर्मूले से बना लेंगे तो झटपट बनेगा, अदरवाइज इसको एक्सपैंड करके पूरा फॉर्मूला निकालने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, और फॉर्मूला लगा के इसका फाइनल जो आंसर आया है 1/n+1, ये तो यहां है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के साथ जो समेशन बनेगा, इन दोनों का एडिशन होता है और इन दोनों का एडिशन होता है, तो n+1 और n+1 ये हो गया 2n+1, सी k+1 और n-k, तो ये हो गया n+1। तो ये है बेटा अल्फा, समझ पाए। अब ये अल्फा जो मैंने निकाला, टाइम जो भी लगा हो, पर इसमें दो चीजें सोचना, पहला कि n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा और फिर इस फॉर्मेट में बैठेगा, ये अपने आप में कठिन है, क्योंकि एक बार में तुम कैसे सोचोगे, पहली बार तुमने देखा, अगली बार आएगा तो जरूर सोच पाओगे। और दूसरा ये सोचना कि यहाँ nck जो था इसको चेंज करके nCn-k डालना, ये अपने आप में सोचने में थोड़ा सा पेचीदगी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, इसीलिए सवाल थोड़ा कठिन बोल रहा था। क्लियर। तो अल्फा हमने निकाला है, ये सिंपल फॉर्मेट दिखा। अब इसी प्रकार से जैसे अल्फा निकाला है उसी प्रकार से बीटा भी निकलेगा। बीटा में भी वही सेम काम करोगे, n+1 ऊपर नीचे, जैसे ही n+1 ऊपर नीचे डालोगे तो तुमको दिखेगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, n+1 यहां पे भी लिखो, n+1 यहां पे भी लिखो, तो देखो n+1 k+2 ये पूरा, तो होगा क्या n+1 nck+1 और नीचे k+2, तो ये हो जाएगा n+1 ck+2, n+1 ck+2, और ये nck को nCn-k, तो यहां पर भी वही सेम मामला बैठेगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान दो, बीटा जो आएगा वो 1/n+1 तो बाहर, और ध्यान दो यहां पर n+1 आएगा और ये n है, तो ये वही सेम चीज 2n+1 हो गया c का, और फिर k+1 ऊपर है, नीचे k+2 है, तो यहां पर k+2 आएगा, और ये k+2 c का, और ये n-k, तो दोनों ऐड होकर n+2 बन जाएंगे। करके देखिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है ऐसा वाला जैसा अल्फा किया हमने, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो बीटा भी यही आएगा। अब सवाल एक्चुअली यहां पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको इतना लंबा करना होगा अल्फा का। अब मेरे को पता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बीटा लिख दिया, नहीं तो तुमको तो नहीं पता होगा, तुम तो एग्जाम में करोगे ही, और इनफैक्ट अभी भी मैंने किया होगा तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। तो तुम बैठ कर एक बार लिखना nck × n+1/k+2, इस पूरे की जो ग्रीन में लिखा हो ना, इस पूरे की वैल्यू हो रही है, ये पूरे की वैल्यू हो रही है n+1 ck+2, और ये n+1 ck+2 इसके साथ मल्टीप्लाई है nck, तो nck के जगह पे मैं n-k लिख रहा हूं, और इसका समेशन लिखा हूं। तो इसका समेशन के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो n और n+1 क्या हो गया 2n+1, और n-k और k+2 क्या हो गया n+2, तो ये यहां से आया। तो अब यहां तक हमने अल्फा और बीटा लिखा, लेकिन अभी भी पूरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सवाल तो तब खत्म होगा जब 5α = 6 बीटा होगा। तो अब आपको 5 × अल्फा = 6 × बीटा करना है, और तब फाइनली n की वैल्यू निकलेगी। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा पेचीदा भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और लंबा भी है। तो ऐसे सवाल कम होते हैं जेडब्ल्यू में, और ये ऐसे सवाल हैं जो एब्सोल्यूट नो ब्रेनर है कि इसको छोड़ ही देना है, क्योंकि भैया लंबा भी है, टाइम भी जाएगा, और ऊपर से कॉम्प्लेक्स भी है, सोच भी नहीं पाओगे। तो ये वो सवाल हैं जो हर हाल में छोड़े जाने चाहिए, इस पे हाथ लगना ही नहीं चाहिए, ऐसा है सवाल। चलिए 5α लिखते हैं। 5α के जगह पे 1/n+1 2n+1 cn+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू बीटा 6 × 6, बीटा की जगह पे 1/n+1 2n+1 cn+2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले से इन दोनों को डायरेक्ट मैं काट भी सकता हूँ, जो वैल्यू आएगी लिख दूंगा, लेकिन अगेन वो समझ नहीं आएगा तुमको, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या होगा कैलकुलेशन, पहला तो n+1 निपट गया, ठीक है, 5 को रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल, नीचे n+1 का फैक्टोरियल, और फिर होगा दिस माइनस दिस, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ n फैक्टोरियल बच रहा है। क्लियर? यहाँ 6 टाइम्स ये हो गया 2n+1 का फैक्टोरियल, नीचे n+2 का फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये दिस, तो ये n-1 फैक्टोरियल आ रहा है क्या, 2n-n n और 1 - 2 -1। अब अगर यहाँ पे काटापीटी करोगे, ध्यान से देखो, तो काटापीटी कर रहे हो तो 2n+1 फैक्टोरियल 2n+1 फैक्टोरियल निपट गया, n+1 इसको कट करेगा, इसका फैक्टोरियल उड़ा देगा,
और n-1 इसको कट करेगा तो इसका फैक्टोरियल उड़ा देगा, तो यहाँ n बचा, यहाँ n+2 बचा। n+2 को इधर भेजते हैं तो 5 × n+2, और इस n को उधर भेजते हैं तो इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू 10 आ गई। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। आंसर बड़ा सिंपल आया, लेकिन कॉम्प्लेक्स मेथड या प्रोसेस बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन देखो, समझो इस बात को, जैसा कि मैंने इतना एनालिसिस में ही तुमको बताया, इतने सारे से जो सेशंस लेता हूँ उनमें भी तो यही बताता हूँ ना कि JEE में कुछ 30-35% सवाल ईजी होते हैं, कुछ 45 to 50% सवाल कठिन होते, मतलब मीडियम होते हैं, सॉरी। तो तुम्हारा 35 ईजी हो गया, 45 तुम्हारा मीडियम हो गया, तो 35 और 45 मिलाकर आपका 80% हो गया। तो अब 20% सवाल ये डिफिकल्ट वाले होते हैं। तो ये डिफिकल्ट वाले सवाल हर हाल में छोड़ने ही होते हैं, इनको टच भी नहीं करना है। हाँ, बस वो पहचानना, वो एक कला है, और वहीं पे सारा सिलेक्शन रखा है। अगर आप पहचान गए कि ये 20% वाला डिफिकल्ट है, ये वही वाला था, तो ये छोड़ना था बिना बिना 1 सेकंड लगाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल JEE 2024, ध्यान से देखो क्या बोलता है। सिंपल सा सवाल है ये। मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं सर, अब लास्ट टेस्ट से कल के टेस्ट में 70 मार्क्स का इंक्रीज आया है सर। बहुत अच्छी बात है अंकित जी, वेरी गुड। चल भाई, बोलता है m and n be the coefficient of 7th and 13th terms respectively in this expansion। m क्या है? 7th टर्म। तो m को 7th टर्म मतलब 18c6, और पहले वाले का तो 1/3 पे पावर 18 - 6 12, और 1/2 इंटू 1/2 पे पावर 6, ये है m। और n क्या है? 13वां टर्म, 13वां मतलब 12, 18c 12, 1/3 पे पावर 6, 1/3 पे पावर 6, और 1/2 पे पावर 12, 1/2 पे पावर 12, ठीक है। आपको क्या बोला है? n/m करो। क्या करो? दिस डिवाइडेड बाई दिस, ऐसा ही बोला। n/m करो और फिर पावर 1/3 करना। तो पहले n/m करते हैं। तो देखो, एक बात तो समझ में आ रही होगी कि 18c6 18c12 कट जाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम वैल्यू है। अब दिस अपॉन दिस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, n/m बराबर n की वैल्यू है 3 पे पावर -6 2 पे पावर -12, 3 पे पावर -6 2 पे पावर -12 बटा 3 पे पावर -12 और 2 पे पावर -6। इन सबको ऊपर भेज देते हैं, उसको इसको ऊपर भेजेंगे तो 3 पे पावर प्लस का 12, 12 - 6 3 पे पावर 6। इसको नीचे भेज देते हैं, 2 पे पावर -12 नीचे आके प्लस 12, 12 - 6 6, 2 पे पावर। तो अच्छा है कि मेरे को सवाल ध्यान में है, ये चूंकि 2024 का है और ऊपर से मैं बहुत बार करा चुका हूं। अन्यथा
लिखने में 3/2x² अगर आदमी ऐसा मानेगा तो इसको भी 1/3 टाइम्स x ऊपर मानेगा, और अगर इसको नीचे मानेगा तो इसको भी नीचे मानेगा। देयर इज नो एक्चुअल मतलब एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर मी टू बिलीव कि ये ऊपर था और ये नीचे था, लेकिन मेरे को सवाल याद था इसलिए मैंने ध्यान दे दिया इस पे। भाई ये प्रिंटिंग एरर बड़े करते हैं लोग, और मैथमेटिक्स में एक प्रिंटिंग एरर जानलेवा हो सकता है, मतलब एकदम ही जानलेवा। चलो भाई खैर आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, नहीं अगला सवाल कहाँ आ रहा है, यहाँ पे है। अब बोला हमें कांस्टेंट टर्म बताइए, ठीक है। तो देखो ये बाइनोमियल नहीं है, ये सिंपल है, इस पर कोई पावर नहीं है। पहला ब्रैकेट में जो बाइनोमियल आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक बात। तो यहाँ का जो भी टर्म है इसका जनरल टर्म लिख लो पहले, तो ये हो जाएगा 9CR 3/2 और x पे पावर 2 पूरे का पावर 9 - r, और यहाँ पे -1/3 x और पूरे का पावर r। अब यहां से ध्यान से देखो, यहां से तुम x का पावर निकालो, तो x का जो पावर आएगा वो आएगा 2 टाइम्स 9 - r, और यहां से आएगा ऊपर जाकर -r, ये आएगा x का पावर। अब ध्यान दो, ये 3 टर्म्स हैं, ये ऐसा ही होगा ना कि एक बार 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार 2x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार -3x³ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, तो कांस्टेंट टर्म कब कब आ सकता है? ये कांस्टेंट टर्म तब आ सकता है जब 1 इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो और इस ब्रैकेट में एक ऐसा कोई टर्म आए जो x का इंडिपेंडेंट हो, मतलब ये जो टोटल पावर x का हमने निकाला ये एक बार 0 हो जाए। तो क्या ये 0 हो रहा है? जरा देखो, तो 2 × 9 18 -2r -r -3r, तो r = 6 पे आ रहा है, r = 6 पे आ रहा है। तो मतलब यहां इसमें एक टर्म ऐसा होगा जिसमें x नहीं होगा, वो वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल गया। अब एक बार ऐसा भी होगा जब ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो, तो जब ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर कोई एक ऐसा टर्म चाहिए जिसका जो कि 1/x रखा हुआ हो अपने पास। क्या रखा हो? 1/x, मतलब x का पावर -1 रखा हो, क्योंकि -1 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बना देगा इसको, है ना। मतलब ये वाला सेम पावर क्या -1 हो रहा है कभी? तो करके देख ले, 2 × 9 18 -2r -3r, तो 18 - 3r -1 आएगा क्या? तो इसको इधर भेजे, 18 + 1 19 -3r नहीं, r की कोई वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, नो इंटीग्रल वैल्यू, नो इंटीजर। तो अगर कोई इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब इस पूरे एक्सपेंशन में कोई भी ऐसा टर्म नहीं आएगा जहां पर x का पावर -1 हो या 1/x आए, कोई आएगा ही नहीं। तो फिर अब तीसरा ऑप्शन बचता है कि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो यहां कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसका x का पावर -3 हो, ताकि x का पावर 3 x का पावर -3 कंबाइन होकर खत्म हो जाए और कांस्टेंट मिल जाए। तो क्या -3 आ रहा है? तो -3 करने के लिए 9 दूनी 18 -2r -3r, तो 18 - 3r -3, इसको इधर भेजते हैं, 18 3 21, तो आ रहा है r = 7 पे। देखो r = 7, r = 7 इसमें डालो, तो 9 - 7 2, 2 2 = 4 4 और -7 4 - 7 -3 आ रहा है ना। इसका मतलब दो ऐसे केसेस, दो बार ऐसे कोएफिशिएंट हमारे बनेंगे, एक बार r = 6 पे जहां पर इसका जो भी कोएफिशिएंट है ओरिजिनल वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आ जाएगा कोएफिशिएंट कांस्टेंट का, और दोबारा जब r की वैल्यू 7 होगी तब यहां पे जो कोएफिशिएंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो -3 इंटू दिस का कोएफिशिएंट विल गिव मी द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। समझ पाए? तो एक बार पहले r = 6 निकालते हैं, तो r = 6 निकालो, तो t6 + 1 ये हो जाएगा 9c6 3/2 पूरे पे पावर 9 - 6 3 इंटू -1/3, ये -1/3 था, और पावर इसका 6, ये पहले वाला टर्म का आया। अब t7 + 1 दूसरा r = 7 पे, r = 7 पे निकालते हैं, तो हो जाएगा 9c7 3/2 पावर 9 - 7 2 और -1/3, और इस पूरे पे पावर 7। ध्यान देना, ये जो दूसरा वाला टर्म है जहां पर ये -3 आ रहा था, इसमें ये मल्टीप्लाई होगा इस -3x³ से, तो इसका एक -3 ये ले लेगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये जो पूरी चीज आई है इसमें एक -3 मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी कांस्टेंट का कोएफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट का कोएफिशिएंट है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज p इक्वल्स टू p कर दीजिएगा तो 108 p की वैल्यू पूछा है। तो अब ये इसके आगे का सोल्यूशन कर पाओगे क्या, जरा हाँ या ना बता दो। ये जो पूरा है 9c6, मैं वैल्यूज नहीं खोल रहा हूं अभी, 9c6 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6, 3 पे 2 पे पावर क्यूब, ये 3 पे पावर, तो 1/6 पे पावर क्यूब आ रहा है यहाँ से, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, और प्लस यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9c7 यहाँ पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब और ये 3 का पावर 7, तो क्यूब से 7 कटा 4 बार में, तो ये हो जाएगा बाई 2 का पावर 2 और 3 का पावर 4, ऐसा। तो इन दोनों को ऐड करना है, कर लोगे क्या, बोलो हाँ या ना, कर लोगे, बोल भाई। मैं फाइनल सोल्यूशन नहीं निकाल रहा हूँ बट इसको ऐड कर लोगे क्या, यस और नो थोड़ा बता दो। थोड़ा आगे पीछे मतलब टेढ़ा लिख दिया हूँ, प्लीज डोंट माइंड। यही इसी की वैल्यू आ रही है p, और आपसे पूछा है 108 p की वैल्यू, सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलो उसके कमेंट्स में स्पैम करते हैं गदर स्टूडेंट्स रेड करके। किसके कमेंट्स में, अच्छा कोई बाहर वाला दूसरी कोचिंग का बच्चा आ गया। ये दूसरी कोचिंग वाले बच्चे वाले लोग ना, ये वैसे मेरे को लगता है ना, हेतव जो बोल रहा है, हेतव ये करने की आवश्यकता नहीं। देखो जब भी ऐसा हो ना तो ये ज़रूर समझ जाना। चलो 2 मिनट ऑफ द टॉपिक होते हैं। तो इसका आंसर 54 आ रहा है, फाइनल निकाल लीजिएगा, इसी तरीके से निकलेगा जैसे हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। T7 माइनस 3 टाइम्स T8। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो ऐसे जनरली होता है ना, दूसरे कोचिंग के बच्चे आके ये बैच जिंदाबाद, ये बैच ओपी, यहाँ का पढ़ता हूँ फलाना ढिमकाना। हमेशा याद रखना, जैसे तुम स्टूडेंट हो तो क्या तुम कभी ऐसा काम करते हो कि कहीं किसी दूसरे का सेशन चल रहा है और वहां जाकर लिख रहे हो गदर सेशन ओपी। तुमको भी तो फायदा हो रहा है ना भाई, मास्टर पढ़ा रहा है, तुम भी बहुत खुश हो मास्टर से, लेकिन क्या तुमने कभी लिखा, नहीं। तो जो दूसरा बच्चा है वो भी वहां जितना भी खुश होगा, क्या वो कभी इधर आके लिखेगा, नहीं। तो जाहिर सी बात, बच्चा क्यों करने जाए, मतलब ये तो वो वाली बात होगी ना, फ्री में किसी का एडवर्टाइजिंग कर रहा है, वो भी बिना पैसा मिले, बिना कोई इंटरेस्ट के, नहीं करता बच्चा। तो फिर कर कौन रहा है, कौन आके लिख रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, वो जो भी बैच जो भी कोचिंग है वो अपने थोड़े बंदे बैठा के रखते हैं और वो ये करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं, हमेशा याद रखना ये थंब रूल, जिसका माल नहीं बिकता है उसी को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, हमारा माल बेस्ट है, हमारा माल बेस्ट है। ये तो देखे होगा ना, जैसे अमूल वाले का कभी कोई एडवर्टीजमेंट आता है, नहीं, क्योंकि अमूल का माल बढ़िया है। लेकिन वहीं दूसरे वाले कोका कोला, पेप्सी, फंटा, ये वो, माउंटेन ड्यू, सबका खूब ऐड आता है। क्यों, उनको पता है ऐड करेंगे नहीं तो बिकेगा ही नहीं। कोई मम्मी और पापा अपने बच्चे को थोड़ी बोलेंगे बेटा जा जरा फंटा पी कर आ, जरा माउंटेन ड्यू पी कर आ, उस डर के आगे जीत है, नहीं, माँ बाप नहीं बोलेंगे। उनको पता है उनके माल में गड़बड़ी है, माल में गड़बड़ी है तो चिल्लाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कस्टमर खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए जिसके माल में गड़बड़ी है वो चिल्लाएगा, और जहां कोई चिल्ला रहा है, माल चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है, समझ जाना माल गड़बड़ है। अमूल है, अमूल जैसा माल है तो वो कभी चिल्लाएगा नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है। जो कस्टमर एक बार यूज किया उसका माल, उसको पता है भाई बहुत क्वालिटी है, यहाँ क्वालिटी है, तो अमूल वाले चुपचाप बैठे रहते हैं। सब दुकानों पे अमूल मिल रहा है, लोग जाके खरीद रहे हैं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई सुपरस्टार नहीं, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं, सबको पता है अमूल चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये ठीक लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर रहा था, तो इसलिए ऐसा दूसरे के सेशन में जाके कोई स्पैम करने की आवश्यकता नहीं। देखो तुम भी तो खुद ही से आए ना, मैं कौन सा बड़ा दूसरे के सेशन में, कभी मेरा वाला देखे हो किसी का कि मैं दूसरे के सेशन में जाके लिख रहा हूँ, या मेरे कोई बच्चे जाके लिख रहे हैं गदर सेशन ओपी, गदर सेशन ओपी। चलो खैर, एनीवेज, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन दिस इज 105। टर्म इंडिपेंडेंट बोला तो एक्स का पावर निकाल लो पहले, तो एक्स का पावर 2 है तो 2 10 माइनस आर, क्योंकि इसका पहले वाले का 10 माइनस आर ही आता है, और ये एक्स पे पावर 1/x पे पावर 3 है, मतलब -3 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे rth पावर आता है, यही रहता है ना, इसका पावर 10 माइनस आर, इसका r, तो ये टोटल पावर आया, ये टोटल पावर 0 होना चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है। सॉल्व कर दो, 20 माइनस 2r माइनस -5r, 0, r की वैल्यू 4 आ गई। r की वैल्यू जैसे ही 4 आया मतलब 5th टर्म होगा, तो t5 का कोएफिशिएंट निकाल दो। t5 क्या होगा, 10c5, 10c4 सॉरी, 10c4, ये 10c4 हो गया, और रूट a 10 माइनस 4 का 6, और 1/2 पावर 4 बराबर बोल रहा है 105। तो अगर ये 105 है तो a की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे, जरा बता दो जल्दी हाँ या ना। सर टेक OIC करके चैनल है और वो HP गुरुकुल का वीडियो डालता है, 28 वीडियोस डाल चुका है।
टेक OIC, अच्छा मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। बहुत छोटा चैनल होगा तो सर्च करने पे मिलेगा भी नहीं, मेरे को लिंक उंक भेजना। सर आपने सिर्फ एक लाइन पढ़ी, थोड़े 2-4 ऊपर नीचे भी पढ़ लेते, बेचारे पेप्सी कोला रोस्ट हो गए। अरे नहीं नहीं, मेरे को लगा था यही होगा कुछ, इसीलिए मैंने बोल दिया, कुछ और था। सीधे ना ये दोनों मल्टीप्लाइड थे इस टाइप से, और देखो उधर 2022 में यही पूछा, यही दोनों मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे भी क्या करोगे, एक बार 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो भी x का पावर आ रहा है 3 × 11 - r और -2r, ये एक बार 0 होगा जब 1 से मल्टीप्लाई। फिर अगर x² से मल्टीप्लाई होता है तो इसका पावर -2 आना चाहिए, -2 आएगा तभी तो x2 × -2, x पे और -2 तो कांस्टेंट बनेगा, और एक बार x³ है तो एक बार -3 आना चाहिए। देख लो क्या क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है। 33 - 3r - 2r, 0 नहीं आ रहा है। देखो r की कोई वैल्यू ऐसे यहाँ नहीं डाल पाओगे जिसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाए, तो नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। -2 33 35, हाँ यहाँ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और -3 33 और 36, यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही बार एक ही जगह हो रहा है -2 पे, मतलब सिर्फ ये -x² यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो एक x² का टर्म निकलेगा, वही आपको निकालना है, दैट्स इट। समझ पाए क्या, बड़ा सिंपल था। तो देखो सवाल रिपीट हो रहे हैं जेई में, जो लोग बोलते हैं वो लोग ठीक से एनालाइज नहीं करते कि भैया सवाल रिपीट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं जेई में। देखो तुम्हारे सामने लिख दिया, सवाल रिपीट है। अब ये अगला सवाल देखो क्या कहता है, इतना घिचर पिचर का है हो गया रे, अच्छा दिख रहा है। अल्फा 0 से बड़ा है, बीटा 0 से बड़ा, सच दैट α³ β² 4 है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 10k, k की वैल्यू। आहा बहुत बढ़िया स्वाद है सवाल में। क्या है भाई स्वाद, देखो सवाल को बढ़िया बनाया है। ये कैसे बढ़िया बनाया है, कठिन नहीं है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिलाया है। पहला तो ये बोला कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये तुम जानते हो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ पे x का पावर 1/9 है तो 1/9, और यहाँ पे लिख दोगे 10 - r बटा 9, और यहाँ पर -1/6 है तो -r/6, ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 0 करो तुम्हारा बड़ा सिंपल तरीके से 18 ले लो, 18 लोगे तो 20 - 2r और माइनस का 3r बराबर का 0, तो r की वैल्यू आ गई 4। मतलब T5 पांचवां टर्म ऐसा है जो ये इंडिपेंडेंट देगा। पर ये सवाल का आधा हिस्सा है। बोला कि अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव सच दैट α³ + β² 4 है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 10k। मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो पहला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है वो निकालिए पहले, तो r4 आया, तो T5 पहले निकाल लो। T5 निकालोगे तो क्या आएगा, T5 आएगा 10c4, अल्फा पे पावर 6 और बीटा पे पावर 4। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है ये जो टर्म आया, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10k है। एक बात बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोलने का क्या मतलब हुआ यार, यहां पे तो 10c4 तो कांस्टेंट है,
तो अल्फा और बीटा इसका मतलब वेरिएबल है, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू की बात किया है। तो यार अगर अल्फा और बीटा वेरिएबल है तो अब इस वेरिएबल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? उसके लिए बस एक ही इक्वेशन दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 4। तो मैं मैक्सिमम मिनिमम ऐसे कैसे निकालूंगा? तो यहां पर आपका दिमाग चमकना चाहिए कि अच्छा यार प्लस में एक इक्वेशन दिया है और मल्टीप्लीकेशन में उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, कहीं ये एएमजीएम तो नहीं लगवाना चाह रहा? और एक्चुअली में ये एएमजीएम लगवाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में सीक्वेंस सीरीज मिक्स करके पूछा है, इसीलिए बढ़िया सवाल है। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, आपको पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ मतलब अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब आपको पता है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर वहां दिया हुआ 4, 4/2 मतलब 2, 4 यहां पर डाल दिया, वैल्यू 4/2 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे रूट है किसका, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। अब आप रूट हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर मारोगे, इधर भी स्क्वायर मारोगे, तो ये हो जाएगा 4, और इस साइड में मुंह खोल देता हूं तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। तो समझ पा रहे हो क्या, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होगा, 4 या 4 से छोटा होगा मतलब 4 ही इसका मैक्सिमम वैल्यू है। दिस एम्प्लॉइज अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 4। अब अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 निकल गया तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि इसका बताइए कि इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट दिस इज 10k, इसका मैक्सिमम वैल्यू 10k है बराबर 10k, तो k की वैल्यू बताइए, 10k सॉरी, तो k की वैल्यू बताइए, निकल जाएगा आपको। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि ये अल्फा 6 बीटा 4 है, हमने किसका निकाला, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो अब आपको दिख गया अल्फा 6 बीटा 4 बराबर 16, यही है इसका मैक्सिमम वैल्यू। और ये जैसे ही आपने 16 डाला, यहाँ पे 16 डाल दिए, 16 इंटू 10c4 इक्वल्स टू 10k, k की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्यों भाई, सबको समझ में आया, यस और नो, मजा आया? हिया बोल रही है मैं ही हूं बस जिसे समझ नहीं आया ये चैप्टर अब तक, अभी तक। अच्छा हिया, इतना भी कठिन चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेगी, बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, यस यस मूविंग फॉरवर्ड। तो इसका वैल्यू नहीं निकाला हूं बट तरीका बता दिया हूं, यार कर लोगे कि मैं निकाल दूं भाई, चुपचाप बैठे हो, थोड़ा बता दो, कर लोगे? 16 आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, 16 आपको यहां डालना है, 10c4 इंटू 16 बराबर 10k करना है, 10c4 इंटू 16 बराबर 10k, कर लोगे ना भाई? मतलब इतना कठिन नहीं दे दिया हूं ना कुछ कि मतलब तुम लोग सेट हो जाओ। 10 9 8 7, नीचे 4 3 2 गुना का 16 बराबर का 10 इंटू के, 10 से 10 निपट जाएगा पहले, फिर 4 और 2 8 से 8 निपट जाएंगे, 3 से कटेगा 9 3 बार में, 7 या 21 यहाँ और गुना 16, कर लोगे? अब तो कर लोगे? 336 आ रहा है, 21 गुना 16, ठीक है, 10k इक्वल्स टू 10c4 16। चलिए अब आखिरी वाले टाइप पे आते हैं हम लोग, और आखिरी टाइप है रिमाइंडर प्रॉब्लम्स। रिमाइंडर प्रॉब्लम्स पहले जेडब्ल्यू का बहुत फेवरेट रहा है, पहले मतलब देखो 2023 में भर भर के पूछा था सवाल, 2022 में भी बहुत पूछा था, 24 में कम कर दिया, पता नहीं काहे। अब हो सकता है पैटर्न बदल रहा हो, क्योंकि जेई भी अपना अपना मतलब ऐसा नहीं कि हर चैप्टर से हर साल खूब खूब पूछता है, थोड़ा पैटर्न बदलता है। तो अब जैसे हो सकता है यहाँ पे टाइप बदल रहा हो, लेकिन हम लोग फिर भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 25 में एक भी सवाल नहीं पूछेगा, पूछ तो सकता ही है, ऐसा थोड़ी हमसे पूछ के पूछेगा। तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। रिमाइंडर टाइप के प्रॉब्लम्स बड़े सिंपल होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 7 पे पावर 103 है, 17 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। चलिए हम बताने के लिए तत्पर हैं, समझिए इस चीज को। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप ना 7 या 7 का कोई भी पावर जो 17 के सबसे नियरेस्ट मल्टीपल पे हो, जैसे 7 और 17 में तो बहुत दूरी है, 10 का 10 का डिफरेंस है, तो 7 का दूसरा पावर क्या होता है 49, 7 का दूसरा पावर 49, तो 49 17 के किसी मल्टीपल के आसपास है, तो 17 3 जा 51 होता है, तो 51 से बस 2 की दूरी पे है। एक तीसरा पावर भी लेके देख लीजिए, संतुष्टि थोड़ा हो जाएगा। 7 का तीसरा पावर होता है 343, 300 343 343 देखिएगा तो 17 से 3 की दूरी पे है, कैसे? 343 जो होता है वो होता है 17 इंटू 20 प्लस 3, 20वें मल्टीपल से 3 ज्यादा, तो ये तो 3 ज्यादा हो गया, हमारा 49 तो 2 ही आगे पीछे था, है ना?
ये तो हो गई। तो जहां चेकिंग करनी, फिर इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, तो चेक जहां करना है वो इसको करना होगा 7 इंटू 2 पे पावर 51, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है वो नहीं पता अपने को। तो मैं 7 इंटू 2 पे पावर 51 पे आऊंगा। पहला सवाल है इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं भाई, आगे से थोड़ा तेज बढ़ेंगे। 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो -7, 2 पे पावर 51। अब 17 से डिवाइड करना है। अब फिर वही काम करो, 2 का कोई ऐसा पावर खोजो जो 17 या 17 के मल्टीपल के नियरेस्ट है। तो 2 का पावर 4 16 होता है। देखो 16 इस 17 से बस 1 की दूरी पे है ना। तो मैं ऐसा करता हूं 2 पे पावर 4, यहां पे कर देता हूं 12, 12 चुके 48 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू -7 भागा का 17। क्लियर। अब देखो इससे होगा ये, पहला तो -7 इंटू 8 -56 आ गया, ठीक है। 2 पे पावर 4 16, 16 को लिख सकते हैं 17 -1 पावर का 12, ठीक है। तो अब यहां पर -56 रहने दो, अंदर में सारे टर्म 17 के होंगे तो 17 का मल्टीपल माइनस, अब आखिरी वाला टर्म माइनस होगा कि प्लस, तो पावर इवन है तो आखिरी वाला टर्म भी प्लस होगा। पावर इवन होता है तो प्लस माइनस में पावर आखिरी वाला टर्म आपका प्लस हो जाएगा, और पावर ऑड होता है तो माइनस हो जाएगा। अब अगर अब अगर दोनों प्लस हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं। तो ये +1 हो गया, तो यहाँ पे 17 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे फिर वही काम, फिर वही काम क्या कि 17 का मल्टीपल इससे मल्टीप्लाई है, तो ये तो 17 का मल्टीपल ही है बॉस, ये तो होगा ही डिविजिबल, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो फिर -56 इंटू 1, तो -56 इंटू 1 तो मतलब अब चेक करना है -56 17 से डिविजिबल है कि नहीं। तो -56 में अपने को -56 -51 -5 दिख रहा है क्या। तो अपने को पता है 51 तो डिविजिबल होगा, मतलब बच क्या गया -5। तो -5 डिविजिबल नहीं होगा और -5 रिमाइंडर। अब अपने को पता है यार -5 रिमाइंडर तो होता नहीं है बॉस, होता है नहीं होता है। तो -5 रिमाइंडर नहीं होता तो क्या होता है फिर, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको -17 + 12 लिख देते हैं। -17 + 12 -5 होता है और भागा 17, तो 17 से 17 तो 12 रिमाइंडर। तो या तो ऐसे समझ लो, या कभी भी हमेशा याद रखिएगा जब लास्ट में रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो जो डिवाइजर है उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब 17 है, -5 आया रिमाइंडर 17 से, तो आप 17 - 5 कर दो, आंसर आ जाएगा 12। ये तरीका है, ठीक है। फाइनल समझ गए, तरीका पूरा दिमाग में उतरा। नहीं भी उतरा होगा तो एक बार रिवाइंड कर, इस पूरे वीडियो को रिवाइंड करना, यहाँ ये वाला हिस्सा, और इसको 2-3 बार समझना और खुद से लिखना। ये बेहद ज़रूरी है, आपको एग्जाम में खुद से सॉल्व करना होगा। और एग्जाम में मैं इतना समझाऊंगा नहीं, और आगे के सवाल में भी नहीं समझाऊंगा, आगे के सवाल में तेज तेज जाऊंगा। तो आपको भी एग्जाम में तेज तेज सॉल्व करना होगा, इतना टाइम नहीं रहता। ये सवाल मुश्किल से 1 मिनट का है और हो भी जाएगा अभी 1 मिनट में, ठीक है। तो अभी पहले बार समझाया था इसलिए इतना टाइम ले लिया। क्लियर। सर आप ज़्यादा ही स्टेप स्किप कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ डोंट डू दिस सर। ये चैप्टर इजी है तो प्लीज़ डोंट स्किप स्टेप, अदरवाइज ये चैप्टर हार्ड लगने लगी। अरे बाप रे।
21। तो ये सारे के सारे टर्म्स 21 के मल्टीपल रहेंगे इसके बाद 21, क्योंकि पहला पावर में 21 पे पावर 0 रहेगा, फिर 21 पे पावर 1, 21 पे पावर 2, 21 पे पावर 3 एंड सो ऑन। तो जो 21 का मल्टीपल है वो 3 से तो डिविजल हो गई। तो ये 21 के मल्टीपल मतलब सारे टर्म 3 के मल्टीपल होंगे, बस एक बचा रहेगा। इसका मतलब पहले वाले को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। दिस एम्प्लॉइज रिमाइंडर 1 पहले वाले केस में। अब दूसरा केस आता है, तो दूसरे केस में जरा देखिए इसकी बात करी जाए तो इसको 3 से पहले डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है रिमाइंडर। तो 3 से करा 2022, तो 6 3 18, 2 22, 7 3 21 और 1 और 12। ओ तेरी, ये तो पूरा पूरा कट गया भाई, ये तो खत्म, ये तो रिमाइंडर 0 है, ये तो प्योरली डिविजिबल है 3 से। तो यहां रिमाइंडर 0, यहां रिमाइंडर 1, 1 + 0 आंसर 1, बल्ले बल्ले। तो इसका मतलब फाइनल दिस एम्प्लॉइज रिमाइंडर 1 + 0 बराबर 1, यही हो गया वैल्यू अल्फा। क्लियर था? तो बहुत आसान था। अच्छा, तो अल्फा आया, वैसे ही बीटा निकालिए। तो बीटा के लिए 7 से डिवाइड करना है, 22 हो माता भागा 7, 7 से किया तो वापस वही 21 वाला फंडा, 1 + 21 पावर 2022। तो इसको 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसमें सारे 21 के मल्टीपल होंगे, वो सारे 7 से डिविजिबल होंगे, तो 1 + 7 का मल्टीपल आ गया। अब दूसरे वाले का देखते हैं, 2022 का रफ में कीजिए। 7 2022 कितना आ रहा है रिमाइंडर, पहले देखिए। 7 दूनी 14, 6 का 62, 8 7 56, 6 फिर 62, तो 62 है। जरा ध्यान से देखो, रिमाइंडर निकालने में हम एक रिमाइंडर का, नेगेटिव रिमाइंडर का ही कॉन्सेप्ट लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर मतलब बेसिकली एक बात समझो, ये क्या है, ये ऐसा ही है ना, 2 8 8, मैं 8 लिखूंगा, यहाँ 56 आएगा, तो 6 रिमाइंडर बचेगा। मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या 2022 को, कि ये 289 × 7 -1 है। 288 × 7 क्या होगा, 288 × 7 और +6 रिमाइंडर आएगा, +6 = 2022। तो मैंने क्या किया, 289 × 7 -1 कर दिया, मतलब +7 -1 कर सकते हैं ना 6 को, तो ऐसा लिख दिया। मतलब बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूं कि ये भी हमारा 7 का मल्टीपल -1 है और इस पूरे पे पावर 22 है, ऐसा ही है। तो अब इसका पावर इवन है, तो सारे टर्म्स में 7 का मल्टीपल तो रहेगा, बस एक आखिरी टर्म 1 बचेगा, और वो 1 प्लस का होगा या माइनस का, तो यार पावर इवन है तो प्लस का होगा, 7 का मल्टीपल +1। क्लियर? तो 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल, तो ये तो 7 का मल्टीपल, और +1 यहाँ पे भी, +1 यहाँ पे, तो टोटल कितना बचा, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर क्या बचा, 1 + 1, आंसर इज 2। ये हो गया बीटा की वैल्यू। बीटा आ गया, अल्फा आ गया, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर निकाल दीजिए। कर पाओगे? अरे बोलो, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। हाँ जी बोल भाई, यस और नो? ऐसा सोच रहा हूँ इस गाने को याद ही कर लेता हूँ, मेरे दोस्त की शादी है उसमें यही गा लूंगा। इतना ये याद हो गया ना, स्वच्छ बनेगा भारत, आगे बढ़ेगा भारत, स्वच्छ भारत का इरादा। सोच रहा हूँ शादी में यही गा लूंगा, टेंशन भी नहीं गानों याद करने का, और इस पर थोड़ा ऐसा करता हूँ, डांस स्टूडियो जाके थोड़ा सीख लेता हूँ, स्वच्छ भारत का इरादा, इस पर नाच भी लूंगा। इतना फेमस गाना, सब कोरिलेट भी कर पाएंगे, उनको लगेगा हाँ यार गाना भी हम भी जानते हैं ये वाला गाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बंद करो चचा, स्वच्छ भारत का इरादा। ओह, देख रहे हो इतना वादा करते हैं ये लोग देश से। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वादा करो ना दीदी, हमको खाए परेशान कर रही हो। हम भी गाना शुरू कर देंगे, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, क्या कहता है? हाँ, ये सवाल कहता है 50th रूट ऑफ अ नंबर x
x का 50th रूट मतलब x पे पावर 1/50, ये है 12, एंड 50th रूट ऑफ अनदर नंबर y पे का भी 50th रूट मतलब 1/50, ये 18। तो रिमाइंडर क्या होगा जब x प्लस वाई 25 से डिवाइड होगा? तो x निकलेगा कैसे? दोनों तरफ पावर 50 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12 पे पावर 50, y की वैल्यू क्या आ गई? 18 पे पावर 50। ठीक है, तो कह रहा है x प्लस वाई मतलब, ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है 25 से, रिमाइंडर पूछा है, कर पाओगे? सर ब्रेक, ऐसा ही लग रहा है मेरे को भी, ये इरादा नहीं। तो अच्छा, ये वाला सेशन में तो बस ये 2 और सवाल हैं, दैट्स इट, बस 2 सवाल और 2 सवाल कर लो, खत्म है, सेशन ही खत्म है। कचड़े वाले की वजह से ब्रेक लेना चाह रहे हो तो बेटा मत करो, नहीं तो यही कचड़ा उठाना पड़ेगा, तो कचड़े वाले की वजह से आप ब्रेक मत लीजिए। हाँ, यहाँ तक हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने को इसको सॉल्व करना है, देखो जरा ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। देख भाई, सॉल्व ऐसे होगा, सॉल्व ऐसे होगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सॉल्व ऐसे होगा कि इसमें ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये 12 जो लिखा हुआ ना, इसको 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 18 का स्क्वायर कर लेते हैं और पावर ले लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 और पावर 25 कर देते हैं, कर तो सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। 12 पे पावर 50 था तो 12 का स्क्वायर का होल पावर 25 ले लिया। वैसे ही यहाँ पे 18 के स्क्वायर का होल पावर 25 ले लेंगे। क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, 324 पे पावर 25। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या दिखा, अब मैं थोड़ा सा प्रो हो गया हूँ सवाल सॉल्व करते करते तुम्हारी तरह, तो मेरे को तुरंत चमक गया कि मैं 12 का पावर कर लूँ, चाहे 12 का स्क्वायर कर लूँ, चाहे 12 का क्यूब कर लूँ, मेरे को वहां तक याद है। तो 12 के क्यूब तक मेरे को दिखा कि 25 का मल्टीपल तो बहुत दूर हो जा रहा है, या तो 3 के दूरी पे है या तो 10 के दूरी पे है, ऐसा है। तो ये मल्टीपल इसके पास आ ही नहीं रहा है। तो मैं सोचा यार 25 से तो फिर ये डिविजिबल निकाल ही नहीं पाएंगे हम, अगर मान लो अब 10 की दूरी पे है तो निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये तो 5 का स्क्वायर है, तो ऐसा खोजते हैं कि यहाँ पर 5 के मल्टीपल से कुछ गुना भाग होगा क्या। तो 5 के मल्टीपल से ये 2 की दूरी पे है और ये 3 की दूरी पे है, तो मैंने सोचा और थोड़ा पास लेके जाते हैं। तो और पास कैसे ले जाएंगे, 12 का स्क्वायर जैसे ही किया 144, ये अब 1 की दूरी पे है, 145 5 का मल्टीपल होगा, और वैसे ही ये 324 ये भी 1 की दूरी पे है, इसका भी मल्टीपल एक माइनस मतलब 1 की दूरी पे 325 5 का मल्टीपल होगा। तो इसीलिए मैंने दोनों का स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर करना है। अब इनके मल्टीपल्स को जरा देखो, तो तुम समझ रहे हो क्या कि इसको मैं लिखूंगा 5 का मल्टीपल -1 पूरे पे पावर 25, प्लस यहां पे मैं लिखूंगा 5 का मल्टीपल -1 और पूरे पे पावर 25, और नीचे 5 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखो कि यहाँ जो 5 का मल्टीपल है, तो अब 5 का मल्टीपल हो, यहाँ नीचे 5 रहता तो डिविजिबल हम दिखा सकते थे, पर यहाँ तो 5 के मल्टीपल का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर नहीं होगा तो नीचे 5 स्क्वायर से डिवाइड कैसे होगा, ऐसा होगा। ठीक है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका जब ओपन करोगे तुम पूरा बाइनोमियल ओपन करोगे, तो पहला तो 5 का 25 पावर आएगा, फिर उसके बाद उससे कम होगा 24 होगा, फिर डॉट 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 करते करते लास्ट वाले से पहले जो टर्म होगा वो माइनस होगा प्लस होगा, वो उसको छोड़ते हैं, मल्टीपल अभी देखते हैं। जो पहला वाला टर्म होगा वो होगा 5 का पावर 1, क्योंकि इसके बाद ही 5 का पावर 0 आता है। तो जो 5 का पावर 1 होगा उस पर कोएफिशिएंट आता है। कौन सा कोएफिशिएंट आता है, जैसे यहां पर तुमको पता होगा ये C0 होता है, फिर C1 होता है, फिर C2, ऐसा करते करते ये C24 आएगा, और इसके बाद वाला जो टर्म बनेगा माइनस का बनेगा वो बनेगा C25 और 5 पे पावर 0। मतलब 5 के मल्टीपल है सारे, 5 मत समझना इसको, 5 का मल्टीपल समझना, ऐसा ही होगा। तो एक बात बताओ, ये जो C24 है, ये C24 है, ये तुम समझ रहे हो क्या, ये 25C24 होता है, क्योंकि जो भी पावर रहता है ऊपर पावर। तो 25C24 की वैल्यू क्या होगी, 25C24 की वैल्यू 25 होती है, जैसे NC1 की वैल्यू n होती है, और NCn-1 की वैल्यू भी n ही होती है। तो वैसे ही 25C24 की वैल्यू 25 होती है। तो यहां पर हमारे को एक 25 मिल रहा है बॉस, और यहां जो 5 का पावर है वो तो है ही है, मतलब 5 का एक मल्टीपल है वो तो है ही है। तो आप बताओ, और इसके पहले तो 5 का पावर 2 होगा, 5 का पावर 3 4। तो तुम अब समझ पा रहे होगा कि इसका मतलब ये सारा का सारा टर्म 5 स्क्वायर से डिविजिबल है, 5 स्क्वायर से।
क्योंकि 25 तो यहां पे भी दिख गया, और इसके पहले तो सारे में 5 एक से मतलब ज्यादा ही पावर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो -1 आएगा, ये वाला टर्म -1 रहेगा, ये जो -1 आएगा इसके पहले सारे टर्म्स 25 से डिविजिबल है? तो इसका मतलब यहां पर मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं कि अच्छा ये पूरा जो है ये 25 का मल्टीपल है और -1 है, वैसे ही ये भी जो बाजू में है ये 25 का मल्टीपल है और -1 है, और नीचे डिवाइड में 25 कर सकते हैं ये काम। तो 25 का मल्टीपल बल्ले बल्ले, आखिरी वाला -1 क्यों लिया? क्योंकि पावर ऑड था तो नेगेटिव वाला नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव, तो -1 कितना आ गया? -2। तो इसका मतलब टोटल आंसर आया कि 25 के मल्टीपल में -2 भागा 25, मतलब -2 रिमाइंडर आ रहा है 25 में, नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, तो आंसर बनेगा 25 - 2, आंसर 23। क्लियर है? बोलो भाई, नेगेटिव रिमाइंडर आए तो हमेशा डिवाइजर से उसको माइनस कर देने का आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ आया? बोलो हाँ या ना। सर सॉल्व इट विथ साइक्लिसिटी, इट इज इजी टू सॉल्व विथ। अमीश अपने अपने तरीके हैं, मेरे को ये वाला थोड़ा आसान लगा आपको बताना, क्योंकि बाइनोमियल में है तो बाइनोमियल से जोड़ के बताया मैंने। साइक्लिसिटी से कर सकते हैं, एक मॉड वाला तरीका आता है उससे कर सकते हैं, परंतु ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों को चमकता नहीं है। मेरा पर्सनल तजुर्बा रहा है कि बहुत सारे बच्चों को चमकता नहीं, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। सर मेरे 38 आए, बहुत डिमोटिवेट हो गया हूँ, सारा PYQ DPP कंप्लीट कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन थे सर। और कोई बात नहीं भूपेंद्र जोगी, करते रहो, हो जाएगा। सर माई फुल सिलेबस मॉक इज गोइंग टू बी ऑन 3 जनवरी, एनी सजेशंस फॉर इट? स्टडी हार्ड। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चल भाई, तो अब इसी तरीके से ये भी एक सवाल है, आसान है, कह रहा है 1/2 इंटू 3 पे पावर 10, 1/2 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 9 एंड सो ऑन इक्वल्स टू k/2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 10। तो k की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले। जो k की वैल्यू आप निकालेंगे, व्हेन द रिमाइंडर देन द रिमाइंडर व्हेन k इज डिवाइडेड बाय 6, फिर k को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कर लोगे क्या? मैं तुमको पहले इसका वैल्यू निकालना बता देता हूँ, फिर k वाला पार्ट कर लेना। जरा ध्यान से देखो, 3 पे पावर 10, 3 पे पावर 9, तो मैं इसको ऐसा कर लूँ कि 1/3 पे पावर 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/2। देखो यहाँ पे 3 पे पावर 9 है, 3 पे पावर 10 निकाल लिया कॉमन, तो एक 3 ऊपर जाना पड़ेगा। फिर वैसे ही अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ये 2 स्क्वायर है सॉरी, अगला हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी वाला हो जाएगा 3 पे पावर 9 बटा 2 पे पावर 10। ये सारे समझ पा रहे हो क्या कि ये एक जीपी है? दिख रहा है क्या? पहला टर्म 1/2 और हर 1/2 पहला टर्म है, और इसके बाद हर टर्म में 3/2 3/2 3/2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो कॉमन रेशियो 3/2। तो इस जीपी का सम आ जाएगा a r टू दी पावर n, टोटल टर्म कितने हैं? पावर 10 टर्म है, तो r टू दी पावर n -1 होल डिवाइड में r -1, और यहां पर 1/3 पे पावर 10 तो है ही है, और बराबर k अपॉन 2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 10। सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा बताओ यार, हाँ या ना? हो जाएगा। 3 पे पावर 10 3 पे पावर 10 निपट गए, हाँ जी। 3/2 -1 हाफ, और ये हाफ निपट गए, हाँ जी। ये 2 पे पावर 10 का एलसीएम ले लो, तो इधर बचेगा क्या? 3 पे पावर 10 माइनस 2 पे पावर 10 बटा 2 पे पावर 10 बराबर k अपॉन 2 पे पावर 10। यही है ना? ये तो कट गया, k अपॉन 2 पे पावर 10, तो 2 पे पावर 10 2 पे पावर 10 निपट गया, 3 10 माइनस 2 10, ये हो जाएगा 3 5 प्लस 2 5 इंटू 3 5 माइनस 2 5। अब इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे कठिन नहीं है, मतलब इतना पावर तो निकाल ही सकते हो तुम, कर लोगे भाई। जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है ये पूछा है, और ये बहुत बड़ा नहीं सवाल है, क्योंकि इसकी वैल्यूज कोई बहुत बड़े पावर में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 पे पावर 2022 आ गया, ठीक है? ये तो सिंपल छोटा सा कुछ टर्म आएगा, उसको 6 से डिवाइड करके देखना है रिमाइंडर कितना है, कर लोगे? यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो k की वैल्यू आ जाएगी, इन्होंने पूरा बाइनोमियल लगाया बट उतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो भैया, ये बच रहा है एक और सवाल, ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल होमवर्क दे दूं या करा दूं? क्या बोलती पब्लिक? जो बोलोगे वो कर देंगे, बताओ भाई। पानी खत्म हो गया, हाय राम। क्या बोलती पब्लिक? स्टडी हार्ड इज गुड सजेशन, बट आई वॉज आस्किंग रिविजन नोट्स से करूं या PYQs? PYQ से कर भाई। अब रिविजन नोट्स
इस टाइम पे कोई फायदा नहीं देगा। PYQ कर, हो जाएगा आखिरी वाला, पक्का कर लोगे भाई? चलो मैं थोड़ा बहुत तरीका बता देता हूँ आखिरी आखिरी में। मतलब तरीका भी क्या, वही सेम तरीका है, तरीका ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। 3 इंटू 1 + 6 पे पावर 22 लिख देना है इसको, प्लस 2 इंटू 1 + 9 पे पावर 22 लिख देना है इसको, और -44। हो सकता है अभी दिखे नहीं तुमको कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करना है 18 से, तो 18 तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन भरोसा रख के इसको ओपन करना और देखना, एक पैटर्न दिखेगा। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करना। होमवर्क दे रहा हूँ, बस एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, क्लियर? चल भाई बढ़े आगे। अच्छा करा दो, एक दो तीन बच्चे बोल रहे हैं करा दो, चलो करा देते हैं यार। बच्चा रोने लगता, बताओ एक सवाल दिया उसमें भी रोने लगे तुम लोग हैं। 3 यहाँ पर है, इसको ओपन करोगे तो 1 + 6 टाइम्स ये 6 है, और यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि NC1 होता है, तो NC1 में इंटू 22, फिर आगे आएगा 6 स्क्वायर, और फिर C6 स्क्वायर आया, और फिर यहाँ पे C2, और फिर सो ऑन, प्लस 2, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 9 प्लस फिर C2 9 का स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस का 44। इतना ओपन क्यों किया हूँ? इसलिए किया हूँ क्योंकि देखो ध्यान से, तुम ये समझ पा रहे हो क्या कि C6 का स्क्वायर जो होगा ये 36 होगा। क्या ये 18 से डिविजिबल होगा? हाँ, 18 दूनी 36 होता है। इसके आगे तो फिर सारे डिविजिबल हो जाएंगे क्योंकि 6 का क्यूब, 6 का 4, तो ये पूरा 18 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू 22 होता है 132, 132। 18 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 18 के लिए 6 चाहिए और 3 चाहिए, तो 6 तो है यहाँ पे बॉस, पर यहाँ पे 3 नहीं है क्योंकि 18 से डिविजिबल तभी होगा। पर ये 3 जो बाहर में मल्टीप्लाइड है, अगर ये अंदर ट्रांसफर होगा, जो कि होगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो 6 3 18, मतलब ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी चीज डिविजिबल है, सिर्फ क्या नहीं है 1 जो कि 3 से मल्टीप्लाइड है, मतलब यहाँ पे 3 रिमाइंडर है। 18 से डिवाइड करने पे ये 3 1 3 बचेगा, बाकी सारा 18 का मल्टीपल है, क्लियर? प्लस वैसे ही यहाँ पे देखो 9, तो 9 और यहाँ से एक 2 निकलेगा, 2 और 9 18, डिविजिबल है 18 से, ये 18 से है तो आगे तो सारे होंगे ही होंगे, तो बच क्या गया 2 1 2, तो 2 प्लस 18 का मल्टीपल, और एक आखिरी में माइनस का 44। तो 3 और 2 5, 44 में माइनस करोगे तुम 3 और 2 5, 5 माइनस 44 कितना, -39। ये 18 का मल्टीपल, 18 का मल्टीपल -39, तो इसको लिख सकते हैं क्या 18 का मल्टीपल -36 -3, 36 भी 18 का मल्टीपल है, तो -3 रिमाइंडर आ गया, -3 रिमाइंडर है, मतलब फाइनल आंसर 18 - 3, आंसर इज 15। इतना सिंपल तो था यार, हैं ये तब, और ये सारे के सारे हैं। चलो खैर, एनीवेज ladies and gentlemen, that was all for this session. I hope you loved and enjoyed the session. If that is the case, do let me know in the comment box. मजा आया कि नहीं? और आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। कल वापस मुलाकात करेंगे, सेम नहीं, कल नहीं, कल नहीं है मेरा सेशन, जो भी 2-3 जब भी है सेशन, तो अगला चैप्टर अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो आप लोग होमवर्क बनाइएगा, DPP बनाइएगा, PYQ कीजिएगा, ठीक है? चल भाई, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।